हेलो एवरीवन। हमारा जेई 2026 की सीरीज़ में ये और एक वीडियो है जिसमें मैं अप्रैल 4 शिफ्ट 1 का जो जेई मेन का क्वेश्चन था, फिजिक्स का जो जेई मेन का क्वेश्चन था, उसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, मैंने ऑलरेडी अप्रैल का 2 शिफ्ट एंड अप्रैल 2 का 2 शिफ्ट एंड अप्रैल 3 का 2 शिफ्ट उसको मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। मेरे चैनल में आप जाके देख सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं था, 1 घंटे 1.5 घंटे में टोटल 25 क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया है। एटलीस्ट प्रोसेस कैसे होगा, कैसे अप्रोच करना है वो बताया है, आप जाकर देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे, मतलब आज सॉल्व करेंगे जो अप्रैल 4 शिफ्ट 1 वाला जो क्वेश्चन था, फिजिक्स का जो क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन लिखा है अगेन, जैसे मैं वो 4 शिफ्ट में मैंने किया था, मैंने बस क्या किया था ना, मैंने वो प्रोसेस कैसे होगा, कैसे फॉर्मूला अप्लाई होगा, कैसे करेंगे, वो सब मैंने बताया था। पूरा सॉल्व मैंने नहीं किया था। आप डायरेक्टली पूरा सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं पूरा सॉल्व करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया था। तो इसीलिए इस वाले वीडियो में भी मैं प्रोसेस बताऊँगा एंड किस में क्या नहीं करना चाहिए वो भी बताऊँगा। तो ध्यान से देखिए एंड ट्राई करूँगा वीडियो को जल्दी ख़त्म करने के लिए, सो दैट आपको रिवीजन में ईजी होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन लिखा है, इन एन एक्सपेरिमेंट विथ ए क्लोज ऑर्गन पाइप इट इज़ फिल्ड विथ वाटर बाई 1/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल नोट विल चेंज बाय डैश। ओके, ये क्लास 11 का क्वेश्चन है। क्लास 11 जो लास्ट वाला चैप्टर है साउंड एंड वेव, उसका क्वेश्चन है। ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप का क्वेश्चन है ना। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है, ये क्लोज ऑर्गन पाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है, इन एन एक्सपेरिमेंट विथ ए क्लोज ऑर्गन पाइप इट इज़ फिल्ड विथ वाटर बाय 1/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब एक क्लोज ऑर्गन पाइप है जो कि 1/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम वाटर में ये भरती है। देन द फंडामेंटल इट इज़ फिल्ड विथ वाटर बाय 1/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम। ओके, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल नोट विल चेंज बाय डैश। ओके, मतलब एक अगर ये क्लोज ऑर्गन पाइप है, क्लोज ऑर्गन पाइप में तो डायग्राम थोड़ा गड़बड़ बन रहा है। क्लोज ऑर्गन पाइप में सपोज हमने टोटल स्टार्टिंग में अगर लेंथ था L, एरिया सपोज A है, तो उस टाइम में उसका वॉल्यूम होगा A इंटू L वॉल्यूम ना। अब हमने क्या किया, उसको उसके अंदर क्या किया ना, जो वाटर को 1/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम को भर्ती कर दिया। मतलब टोटल अगर वॉल्यूम को, टोटल ये जो वॉल्यूम जो भी है इसको हमने 1/5 तक भर्ती कर दिया। 1/5 सपोज ये इतना तक हमने भर्ती कर दिया, 1/5 ऑफ द वॉल्यूम भर्ती कर दिया ना। अगर यहाँ पे देखा जाए क्लोज ऑर्गन पाइप में, इस केस में इसका जो एरिया तो चेंज नहीं होने वाला, ये जो एरिया ये चेंज नहीं होने वाला, लेकिन लेंथ चेंज हो रहा है। तो हमने वॉल्यूम को 1/5 ऑफ द वॉल्यूम वाटर से भर्ती किया है, इसका मतलब है 1/5 ऑफ द लेंथ भी चेंज हुआ है। 1/5 ऑफ द लेंथ तक पानी है, क्योंकि एरिया तो दोनों में सेम ही होगा। स्टार्टिंग में जो वॉल्यूम है एंड ये वाला जो वॉल्यूम है, एरिया तो सेम ही होगा। तो इसका मतलब हम सिर्फ लेंथ को चेंज करेंगे और लेंथ के हिसाब से देखेंगे। नाउ अब देखते हैं, क्लोज ऑर्गन पाइप के केस में जो फंडामेंटल नोड होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का होता है, फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू, एक मिनट, एफ इक्वल टू वी बाई 4L। एंड यहाँ पे जो L है, ये L होता है लेंथ ऑफ द वाटर, लेंथ ऑफ द एयर कलम ना। यहाँ पे अगर 1/5 इनिशियल केस में अगर लेंथ था L, इनिशियल केस में फ्रीक्वेंसी में लिखते हैं F ना। फाइनल केस में सपोज फ्रीक्वेंसी हो गया ना, वेलोसिटी तो चेंज नहीं होने वाला, साउंड का जो स्पीड है P/4। अब फाइनल केस में क्या हुआ ना, 1/5 ऑफ द वॉल्यूम वो वाटर में भर्ती है। इसका मतलब कितना बचा है, कितने में एयर है, एयर होगा 4/5 ऑफ द वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो L हम लिखेंगे वो हो जाएगा 4/5 ऑफ द L, मतलब जो लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा 4/5 ऑफ द लेंथ ना। यहाँ पे टोटल कितना होगा, ये इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये होगा 5/16 V और 5V/16 इंटू L, ये नीचे L होगा 5V/16L, ये हो जाएगा F डैश ना। मैं पूछा क्या है, यहाँ पे पूछा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल नोट विल चेंज बाय डैश। तो कितना गुना फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, कितना परसेंटेज, क्योंकि आंसर दिया है परसेंटेज में, तो कैसे निकालेंगे। नाउ F डैश माइनस F बाई F इंटू 100, क्योंकि चेंज और ये होता है चेंज एरर में भी ऐसा कुछ पड़ा होगा ना। परसेंटेज मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे 100। नाउ F डैश कितना है यहाँ पे 5V/16L माइनस F कितना V/4L बाई F, अगेन F का वैल्यू V/4
4L इंटू 100। तो इसके बाद सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा हमारा वैल्यू ऑफ द परसेंटेज चेंज। इसको सॉल्व करते हैं। तो 5V/4L, V/4L कितना आ गया ये 4V। हाँ, सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे जो V/4L है हम क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर से क्या करेंगे, V/4L को काम करते कॉमन लेते हैं। यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। V/4L ब्रैकेट में लेता हूँ और यहाँ पे रहेगा 5/4 -1, देन ये V/4L इंटू 100। ना यहाँ पे V/4L भी कैंसिल होगा ना, 5/4 -1 कितना होगा, ये हो जाएगा 1/4, 1/4 इंटू 100 तो आ रहा है 25। तो ये हो जाएगा 25%। ठीक है ना। इस वाले क्वेश्चन तो मैंने पूरा सॉल्व कर ही दिया। नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे थोड़ा बस प्रोसेस में ध्यान करने के लिए, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जो कि प्रॉब्लम होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेवल इज असर्शन। ओके, ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। इसका असर्शन है इन फोटोलिटिक इफेक्ट ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट द स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज। ओके, एसोसिएशन में लिखा है अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, लाइट का जो इंटेंसिटी है अगर उसको इंक्रीज कर रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, जो कि गलत है क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ओके, फोटोलिटिक इफेक्ट थोड़ा रिवाइज करते हैं। फोटोलिटिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या था। फोटोलिटिक इफेक्ट में सबसे मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, सबसे बेस्ट बात यह है, आइंस्टाइन ने ये कहा था कि एक फोटोन, सपोज एक मेटल है, इसमें एक फोटोन गिर रहा है, एक फोटोन को नाम देते हैं P। ना ये फोटोन को ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा ना, अगर ये फोटोन का एनर्जी इसकी जो वर्क फंक्शन है, मेटल की जो वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन मेटल से निकल जाएगा, ये था ना। आइंस्टाइन ने ये कहा था कि एक फोटोन, हम ये अज्यूम करेंगे कि एक फोटोन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, इसका मतलब दो फोटोन दो इलेक्ट्रॉन को, तीन फोटोन तीन इलेक्ट्रॉन को। इसका मतलब जितना हम फोटोन डालते रहेंगे, जितना नंबर ऑफ फोटोन डालते रहेंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना करंट बढ़ेगा। नंबर ऑफ फोटोन्स, यहाँ पे जो फोटोन के नंबर में बढ़ा रहा हूँ, नंबर ऑफ फोटोन्स मीन्स मैं अल्टीमेटली उसकी इंटेंसिटी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो मैं नंबर ऑफ फोटोन्स बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ फोटोन्स मतलब मैं इंटेंसिटी की बात कर रहा हूँ। यानी यहाँ पे जो करंट, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाऊंगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एंड अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो हमको ज़्यादा करंट मिलेगा। तो काम करता हूँ मैं, करंट तो करंट निकलेगा। तो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, ये है इंटेंसिटी, ये प्रोपोर्शनल है करंट के साथ। फोटो करंट नाम देता हूँ PC, फोटो करंट। तो ये प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी बढ़ाने के साथ साथ फोटो करंट बढ़ेगा, लेकिन इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ कोई रोल नहीं है, तो ये वाला गलत। इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस द रेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड प्रोवाइडेड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज ग्रेटर दैन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो ये कॉन्सेप्ट था। अगर एक मेटल है, अगर ये मेटल में एक लाइट गिर रहा है, फोटोन गिर रहा है, उसका नाम देता हूँ मैं P, एंड अगर ये फोटोन है उसका जो एनर्जी E इक्वल टू होता है h न्यू, एनर्जी E इक्वल टू h न्यू, एंड अगर न्यू ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फोटोन की जो लाइट है उसको पूरा रिसीव कर लेगा एंड इलेक्ट्रॉन मेटल से निकल जाएगा। यही था फोटोलिटिक इफेक्ट। तो इसका मतलब अगर हमको एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोटोन गिर रहा है वो फोटोन का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट, जो कि सेकंड स्टेटमेंट है, तो इसीलिए ये वाला सही होगा। द इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस द रेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। ये भी अभी बताया कि करंट के साथ साथ फोटो करंट इंटेंसिटी को डिपेंड कर रहा है, तो अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे फोटो करंट बढ़ेगा। ठीक है, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ओके, तो इसीलिए सेकंड वाला सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, एसर्शन गलत, रीजन सही, एसर्शन गलत 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 फॉल्स, रीजन सही, तो ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है टू इन्फिनाइट आइडेंटिकल चार्ज सेट एंड ए चार्ज स्फेरिकल बॉडी ऑफ चार्ज डेंसिटी रो are arranged as shown in the figure, then the correct relation between the electric field at point A, B, C, D
आर टेस्ट। तो ए बी सी डी में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो हमको निकालना है। उससे पहले थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। अगर एक इन्फिनाइट प्लेट है, ये इन्फिनाइट प्लेट है, तो इसके वजह से इसमें सपोज प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, प्लस क्यू की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका वैल्यू होगा सिग्मा बाई 2E0। एंड ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इट इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट होगा। तो यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे दो प्लेट है, दो इन्फिनाइट प्लेट है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर ए पॉइंट पे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज प्लेट, तो ए पॉइंट पे इसके वजह से जो होगा इसके वजह से भी वही होगा। एंड हमको पता है प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आउटवर्ड, तो ए पॉइंट पे प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटवर्ड मतलब इस तरफ, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटवर्ड मतलब लेफ्ट की तरफ। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्लेट डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ द प्लेट विल बी इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल क्यों? दोनों का वैल्यू सेम होगा। अपोजिट क्यों? क्योंकि डायरेक्शन उल्टा होगा। तो यहाँ पे नेट फील्ड हो जाएगा जीरो, ड्यू टू द प्लेट नेट फील्ड हो जाएगा जीरो। सिमिलरली जो बी पॉइंट यहाँ पे है, बी पॉइंट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से आउटवर्ड, इसके वजह से आउटवर्ड, तो नेट फील्ड क्या हो जाएगा? नेट फील्ड हो जाएगा जीरो, नेट फील्ड हो जाएगा जीरो। ठीक है, प्लेट की वजह से, क्योंकि प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो बी पॉइंट पे फील्ड हो जाएगा जीरो। नाउ सी पॉइंट पे क्या हो जाएगा फील्ड? सी पॉइंट पे प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लेफ्ट, इसके वजह से भी लेफ्ट, तो सी पॉइंट पे एक नेट फील्ड रहेगा। तो नेट फील्ड कितना होगा? तो नेट फील्ड हो जाएगा ई इक्वल टू सिग्मा बाई 2E0 प्लस सिग्मा बाई 2E0, टोटल हो जाएगा सिग्मा बाई E0। दोनों को हमने आर क्यों किया? क्योंकि सी पॉइंट पे दोनों प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लेफ्ट की तरफ, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो नेट निकालने के लिए हमने आर कर दिया। सिमिलरली डी पॉइंट में भी इसके वजह से आउटवर्ड, इसके वजह से आउटवर्ड, तो आउटवर्ड आउटवर्ड, तो नेट फील्ड हो जाएगा सिग्मा बाई E0, क्योंकि ये भी आर हो जाएगा। नाउ ये तो हो गया प्लेट की वजह से, तो प्लेट की वजह से ए एंड बी में फील्ड हो गया जीरो एंड दोनों में ये हो गया। नाउ इसके वजह से निकालते हैं ये जो स्पीयर है ना। यहाँ पे जो स्पीयर अगर हम डायग्राम के हिसाब से देखा जाएगा, तो स्पीयर में क्या होता है? स्पीयर में इस केस में चार्ज को हमने चार्ज को उसमें बाहर रखा है, चार्ज को उसने बाहर रखा है। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं ये जो स्पीयर है इट इज़ नॉट ए नॉन कंडक्टिंग स्पीयर, इट्स ए कंडक्टिंग स्पीयर। इसका मतलब जो चार्ज होगा वो उसके सरफेस में रहेगा। लेकिन अगर सिंबल को देखें, यूजुअली रो जो सिंबल होता है ये यूजुअली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की वजह से यूज किया जा रहा है, मतलब यूज किया जाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब चार्ज पूरा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा, चार्ज पूरा। इसको थोड़ा मैं हटा देता हूँ, डायग्राम में तो हमने ऑलरेडी कर दिया था, इसको थोड़ा हटा देता हूँ, एक मिनट। तो अगर मैं चार्ज की वजह से देखूँ, चार्ज आउटर सरफेस में है तो मान सकते हैं ये जो डेंसिटी है सरफेस डेंसिटी है। लेकिन अगर सिंबल की देखें, सिंबल के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये वॉल्यूम डेंसिटी होगा। तो जो भी हो सपोज मान लेते हैं ये रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, ये जो रो है ये है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। नाउ स्पीयर की वजह से हम निकालेंगे ए बी सी डी में कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ डी पॉइंट पे एंड सी पॉइंट पे सी एंड डी में निकालते हैं। सी एंड डी में दोनों प्लेट की वजह से फील्ड सेम है, सिग्मा बाई E0 सिग्मा बाई E0। नाउ डी पॉइंट एंड सी पॉइंट में स्पीयर की वजह से हम निकालते हैं फील्ड। नाउ डी पॉइंट ये स्पीयर से दूर है, स्पीयर से दूर है मतलब स्पीयर से बाहर है। तो देखो अगर ऑब्वियसली डी वाला पॉइंट स्पीयर से बाहर है, सो इट डज नॉट मैटर। इसके केस में ये जो बॉडी है, ये बॉडी के जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो पूरा सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है या वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, अब ये मैटर नहीं करेगा, क्योंकि ये जो हम 4 पॉइंट ले रहे हैं ए बी सी डी, ये ए बी सी डी स्पीयर के बाहर है। हाँ, लेकिन अगर ये ए बी सी डी पॉइंट में किसी भी पॉइंट अगर स्पीयर के अंदर होता तो ये मैटर करता, क्योंकि अगर नॉन कंडक्टिंग स्पीयर होता है, मतलब ऐसा स्पीयर जिसमें चार्ज पूरा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है, तो वॉल्यूम की वजह से और उस केस में जो स्पीयर है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर अलग तरीके से बिहेव करता है, अंदर अलग तरीके से बिहेव करता है। तो लेकिन इस केस में ए बी सी डी पूरा बाहर है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, सिंपली हम ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे इसमें ई इनवर्सली आर स्क्वायर। तो अगर आर बढ़ेगा ई कम होगा, वेरी सिंपल। तो ए पॉइंट पास है तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा देन बी पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए हम लिख सकते हैं यहाँ पे इज ग्रेटर देन
बी एंड किसकी वजह से, स्पीयर की वजह से। तो इसका मतलब ई ए ग्रेटर देन ई बी तो होगा। एंड प्लेट की वजह से हमने देखा था, प्लेट की वजह से यहाँ पे फील्ड था 0, यहाँ पे भी फील्ड था 0। तो ए एंड बी में ड्यू टू द स्पीयर ए ज़्यादा होगा, बी कम होगा, तो ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा। तो यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी सिर्फ एक में ही है, ये वाला ऑप्शन। ओके, ये जो दूसरा वाला पॉइंट लिखा है ई सी इज नॉट इक्वल टू ई डी। ओके, नाउ डी पॉइंट पे एंड सी पॉइंट पे प्लेट की वजह से सेम फील्ड है, ये ऑलरेडी मैंने बताया है। नाउ इसकी वजह से, ये स्पीयर की वजह से क्या होगा, स्पीयर से डी पॉइंट पास में है, लेकिन स्पीयर से सी पॉइंट दूर है। तो अगर ये पास है तो स्पीयर की वजह से ये जो डी पॉइंट पे ज़्यादा फील्ड होगा, नाउ स्पीयर की वजह से सी पॉइंट पे कम फील्ड होगा। इसका मतलब सी एंड डी में जो नेट फील्ड हो जाएगा वो सेम नहीं होगा। फिर से रिपीट करता हूँ, दोनों प्लेट की वजह से सी एंड डी में सेम फील्ड है, लेकिन स्पीयर की वजह से सी में कम होगा, डी में ज़्यादा होगा, इसलिए सी एंड डी में नेट फील्ड सेम नहीं होगा। तो ऑब्वियसली ये वाला आंसर भी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, द बुलियन एक्सप्रेशन y इक्वल टू ए बी नॉट और बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट कैन बी रियलाइज्ड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गेट कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ये जो है ये इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लॉजिक गेट्स, इन टर्म्स ऑफ गेट। ओके, हमको पहले थोड़ा कर लेते हैं। और जो गेट होता है इसका साइन होता है प्लस, एंड जो गेट होता है इसका साइन होता है इनटू अ डॉट। ठीक है, एंड नॉट गेट के लिए रिवर्स होता है। नॉट गेट के लिए रिवर्स मतलब ऐसे बार देते हैं ऊपर, ये इनटू कर देते हैं, ये बार देते हैं। तो ये वाला थोड़ा देखते हैं, डायरेक्टली काम करते हैं। ये जो लिखा है उसको देखते हैं। एंड और गेट का जो होता है सिंबल, और गेट का कुछ ऐसे होता है, और गेट का। एंड गेट का सिंबल होता है कुछ ऐसे। एंड नॉट गेट का एक ट्रायंगल जैसा होता है, नॉट गेट। ठीक है, तो देखते हैं। इट डजंट मैटर, बस हम ये साइन जो इनका जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है उसमें से ही कर देंगे। तो ये साइन की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ बनाने के लिए दिया नहीं है। तो ना यहाँ पे और गेट प्लस होगा। ओके, देखते हैं। यहाँ पे एक प्लस है, अगर यहाँ पे एक प्लस है इसका मतलब एक और गेट तो लगेगा। ओके, एंड यहाँ पे अगर देखेंगे ये जो प्लस है इसका ये टोटल का आउटपुट, इसका जो आउटपुट है वो एक होगा, इसका भी जो आउटपुट है वो एक ही डिजिट निकलेगा। तो हम ये एक डिजिट होगा, ये भी एक डिजिट होगा, तो दोनों को हम क्या करें, ऐड कर रहे हैं। तो इसका मतलब और गेट, एक और गेट लगेगा इस केस में। ओके, सिमिलरली एंड अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे ऐसे 3 नॉट गेट है। ये जो बार दिया है, बार का मतलब होता है नॉट गेट, तो 3 नॉट गेट है, 3 नॉट गेट। तो एक हो जाएगा और गेट, एंड उस और गेट में हम 2 इनपुट दे रहे हैं। ये एक इनपुट है, ये वाला, ये पूरा एक इनपुट होगा, ये पूरा एक इनपुट होगा। तो हम 2 इनपुट वाला एक और मतलब प्लस। तो यहाँ पे 2 इनपुट, 2 इनपुट और गेट। 2 इनपुट मतलब 2 इनपुट देंगे, लेकिन एक गेट होगा, एक ही और गेट होगा। तो ये वाला होगा। सेकंड, यहाँ पे ए सी को हम ए का कॉम्प्लीमेंट सी का कॉम्प्लीमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई मतलब एंड गेट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये जो एंड गेट है इसमें हम 2 इनपुट दे रहे हैं, तो 1 2 इनपुट एंड गेट, तो ये है। ठीक है, और क्या है, 3 नॉट गेट। ऑब्वियसली ऑप्शन में देखो ये वाला 3 नॉट गेट है, ये वाला भी है ना। 1 इनपुट 3 इनपुट एंड गेट। अगर हमें देखा जाएगा ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी, ये तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया है, ये तीनों मल्टीप्लाई मतलब एंड गेट है। लेकिन इस एंड गेट में 3 इनपुट है, 3 इनपुट दिया गया है एंड गेट में। तो ये ऑब्वियसली ये जो एंड गेट है इसमें 3 इनपुट वाला एंड गेट है, लेकिन ये वाला जो एंड गेट है ये 2 इनपुट वाला एंड गेट है। तो ये वाला भी है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन तो होगा। नाउ देखते हैं ना इसको, ये जो वाई लिखा है ए बी सी, इसको थोड़ा ये करते हैं, सी के ऊपर नहीं है, मैंने वेक्टर के हिसाब से लिख दिया इसको। ओके, नाउ ए सी जो लिखा है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी मॉर्गन थ्योरम, ए प्लस सी का बार, क्योंकि वो थ्योरम में से कहता है ना, अगर ए प्लस सी ये बार है
तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बार सी बार। सिमिलरली अगर ए डॉट सी बार लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं ए बार प्लस सी बार। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो ये वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये जो होगा ये तुम्हारा हो जाएगा एक, ये ए प्लस सी, यहाँ पे 2 इनपुट है, इनको प्लस किया गया है, तो इसका मतलब ये और गेट है एंड ये और गेट में 2 इनपुट है, लेकिन ये और गेट के ऊपर एक नॉट गेट है, नॉट गेट। तो ये पूरा को हम बोल सकते हैं नॉर गेट। नॉर का मतलब होता है और प्लस नॉट, और मतलब साइन, नॉट मतलब ये जो बार। ठीक है, ओके। तो इसको पूरा बोल सकते हैं नॉर गेट, एक ही नॉर गेट, एक ही नॉर गेट ना। इसमें ए बी कॉम्प्लीमेंट और बी जो बार सी, ए बी सी, यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई किया गया है। 3 को मल्टीप्लाई मतलब एंड गेट, एंड ये एंड गेट में कितना इनपुट है, 3 इनपुट है, तो 1 3 इनपुट, 1 3 इनपुट एंड गेट इसमें है, ये वाला ऑप्शन है 1 3 इनपुट एंड गेट ये है। लेकिन यहाँ पे एक नॉट गेट भी है, तो 1 नॉट गेट, यह क्या। देन ये टोटल अगर इसको मान देंगे, इसको मान लेंगे एक नंबर है, ये पूरा को मान लेंगे एक नंबर है, ये दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, ये दोनों को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, मतलब 1 2 इनपुट और गेट, 1 2 इनपुट और गेट। इसका मतलब तो बी भी है, तो इसका मतलब ए भी हमारा सही होगा। तो कैसे किया जा रहा है इसको ध्यान से करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे का क्वेश्चन है, an alternating current is represented by the equation I equal to 100 root 2 sin 100 pi t एम्पियर। ओके, पहले तो हम सॉल्व करेंगे, लेकिन ये यहाँ पे जो लिखा जाता है इसको थोड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन में क्या होता है, कुछ क्वेश्चन में ये इसको एम्पियर या मिली एम्पियर, इसमें तो एम्पियर लिखा गया है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में इसको माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर ऐसे भी लिख लिया जाता है। तो बच्चे एक्चुअली क्या करते हैं ना, बहुत सिंपली ये जो डेटा है इनको देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है उनको वो ध्यान नहीं देते, तो इसलिए ये भी थोड़ा ध्यान देखना है। देन RMS वैल्यू ऑफ द करंट एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन अल्टरनेटिंग करंट आर डैश। यहाँ पे पूछा RMS वैल्यू ऑफ करंट। नाउ RMS का मतलब होता है IRMS, हमको पता है I नॉट बाई रूट टू, I नॉट बाई रूट टू। तो यहाँ पे अगर देखेंगे इस ये जो इक्वेशन में, ये जो इसमें ये 100 रूट टू, ये है हमारा I नॉट, तो 100 रूट टू बाई रूट टू, तो रूट टू कैंसिल, बचा 100, तो 100 एम्पियर, क्योंकि यूनिट हमारा एम्पियर में है। अगर यहाँ पे लिखा होता मिली एम्पियर, ये हो जाता मिली एम्पियर, IRMS मिल गया ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो ये जो 100 पाई टी है, ये 100 पाई हो गया ओमेगा, क्योंकि आई का जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता है I नॉट, अगर इसके हिसाब से देखा जाएगा तो I नॉट साइन ओमेगा टी। तो अगर कंपेयर करेंगे I नॉट हो जाएगा 100 रूट टू एंड ओमेगा हो जाएगा 100 पाई। तो ओमेगा की जगह लिखते हैं 100 पाई, ना ओमेगा की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 पाई एफ इंटू 100 पाई, पाई गॉट कैंसिल, 2 ये 50 एफ हो जाएगा 50 हर्ट्ज, क्योंकि SI में लिखा गया है। तो 50 हर्ट्ज 100 एम्पियर, ये भी हो गया, जल्दी से हो गया ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 31, when an object is placed 40 cm away from a spherical mirror, an image of magnification 1/2 is produced. To obtain an image with magnification of 1/3, the object is to be moved dash. When an object is placed 40 cm away from a spherical mirror, यहाँ पे मेंशन किया गया है स्फेरिकल मिरर है, लेकिन कौन सा मिरर है ये मेंशन नहीं किया गया है। अब मैग्निफिकेशन 1/2 ना, अगर यहाँ पे देखेंगे मैग्निफिकेशन 1/2 है, मतलब मैग्निफिकेशन प्लस में है। अगर मैग्निफिकेशन प्लस में है, प्लस का मतलब होता है वो प्लस का मतलब होता है वो वर्चुअल होता है, क्योंकि मैग्निफिकेशन अगर प्लस है तो वो होता है वर्चुअल, एंड वर्चुअल यूजुअली किस केस में होता है, वर्चुअल यूजुअली कन्वेक्स के केस में होता है। लेकिन अगेन हमको इस केस में ये नहीं पता, वर्चुअल जो होता है, वर्चुअल जो मैग्निफिकेशन होता है वो कनकेव भी कर सकता है, क्योंकि कनकेव दोनों फॉर्म कर सकता है, कन्वेक्स सिर्फ करेगा वर्चुअल। तो देखते हैं कौन सा मिरर होगा, तो इसीलिए हम इसे डायरेक्टली नहीं कह सकते। टू ऑब्टेन एन इमेज विथ मैग्निफिकेशन 1/3 द ऑब्जेक्ट इज टू बी मूव्ड डैश। तो काम करते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर अवे, तो 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए स्फेरिकल मिरर, तो यू यहाँ पे
-40 क्योंकि हमको पता है वो नेगेटिव होता है, u नेगेटिव होता है। मैग्नीफिकेशन है 1/2। ना ये जो मैग्नीफिकेशन 1/2 है इसको मैं लिख सकता हूँ मिरर के केस में मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u इज द फॉर्मूला। ठीक है, नाउ टू ऑब्टेन एन इमेज विथ मैग्नीफिकेशन 1/3 द ऑब्जेक्ट इज टू बी मूव्ड डैश। तो हमको निकालना है कितना ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे सो दैट उसका मैग्नीफिकेशन हो जाएगा 1/3। यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिखा है 40 सेंटीमीटर अवे में प्लेस्ड है स्पेरिकल मिरर से, इमेज का मैग्नीफिकेशन 1/2, तो 1/2। तो अगर हम यहाँ पे निकालेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, u का वैल्यू पुट कर देंगे, v का वैल्यू पुट कर देंगे, तो देखते हैं 1/2 माइनस v बाई u का वैल्यू कितना, v क्या है हमको ये नहीं पता, तो v निकलेगा लास्ट में। तो u यहाँ पे कितना है, यहाँ पे u है -40, माइनस माइनस कैंसिल, तो v क्या आ रहा है, v की वैल्यू आ रहा है 40/2, मतलब ये माइनस माइनस कटेगा 40/2 हो जाएगा 20। ये हो गया वैल्यू ऑफ द v। ठीक है, नाउ अब यूज़ करते हैं लेंस मिरर फार्मूला 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। हमें पूछा क्या है, टू ऑब्टेन एन इमेज विथ मैग्नीफिकेशन 1/3 द ऑब्जेक्ट इज टू बी मूव्ड डैश। ओके, द ऑब्जेक्ट इज टू बी मूव्ड डैश मतलब हम कितना ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे सो दैट। तो एक काम करते हैं, हम मैग्नीफिकेशन 1/3 लेकर हम काम करते हैं, निकालते हैं ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को निकालते हैं। तो यहाँ पे हम जो 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे जो u का वैल्यू है पुट करते हैं, f पे निकाल लेते हैं, u है -40 प्लस 1/v, b का वैल्यू 20 इक्वल टू 1/f। ओके, तो कितना आ रहा है 20, ये -40, तो डायरेक्टली मैं सॉल्व करता हूँ उसको, -20 बाई -40 इंटू 20 इक्वल टू 1/f। तो f आ रहा है 20 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, f आ रहा है 40। फोकल लेंथ पॉजिटिव कौन सी केस में होता है, फोकल लेंथ पॉजिटिव, फोकल लेंथ ये हो रहा है पॉजिटिव, तो कौन सी केस में होता है, ये ऑब्वियसली होगा कन्वेक्स मिरर। ओके, नो f मिल गया 40। अब हमको निकालना क्या है, अब हमको निकालना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अगेन ओके, मैग्नीफिकेशन का और भी एक फॉर्मूला है, डायरेक्टली मैग्नीफिकेशन फोकल लेंथ ये सब की भी जो फॉर्मूला है m इक्वल टू f/f माइनस u। ना सेकंड केस में मैग्नीफिकेशन गिवन है 1/3, f का वैल्यू हमको तो पता ही है 40 माइनस u हमको निकालना है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 40 माइनस इधर आएगा, 40 माइनस u इक्वल टू 40 × 3 कितना 120, देन u कितना होगा, u हो जाएगा 40 माइनस 120 जो कि होगा -80। ऑब्वियसली u नेगेटिव में आएगा, ये चीज़ में एक ध्यान रखना है, जब तुम मिरर का कोई भी क्वेश्चन या लेंस का कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो जिसका तुमको वैल्यू निकालना, ऑब्वियसली u तो हमेशा नेगेटिव में होता है, f तो हमको पता ही है, मिरर एंड f का जो साइन हमको पता ही है, लेकिन v के केस में यूजुअली क्या होता है, v का हमको नहीं पता होता है कौन सा वाला क्या है, नहीं पता है। तो v का जो आंसर है, v को पूरा निकालो, v का कोई स्टार्टिंग में साइन वगैरह यूज़ मत करो, अगर v हमारा वेरिएबल है तो v का कोई भी साइन वगैरह यूज़ मत करो, v लास्ट में ऑटोमेटिकली उसका साइन से हमको पता चल जाएगा v किस तरफ है। तो स्टार्टिंग में अगर हमको पता भी है v लेफ्ट में आ रहा है या राइट में आ रहा है, उसका साइन मत डालो, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। तो u हो गया -80, स्टार्टिंग में u का वैल्यू कितना था -40, लेकिन अब कितना हो गया u का वैल्यू -80, मतलब अगर ये एक मिरर है, ये तो कन्वेक्स ही है, स्टार्टिंग में अगर ये था -40 में, देन सेकंड केस में -80 में है, मतलब जब -40 में था उसका मैग्नीफिकेशन था 1/2, जब -80 में था उसका मैग्नीफिकेशन 1/3। तो इसका मतलब हमने कितना मूव किया उसको, इससे कितना मूव किया, यहाँ से हमने कितना मूव किया, हमने मूव किया 40, तो 40 सेंटीमीटर कहाँ से, मिरर से दूर, अवे फ्रॉम द मिरर, तो आंसर। ठीक है, ये बहुत सारे स्टूडेंट के लिए इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, क्योंकि साइन कन्वेंशन में गलत हो जाता है एक्चुअली, तो थोड़ा ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, करंट पासिंग थ्रू ए वायर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, IFT इक्वल टू ये गिवन है,
ये गिवन है द चार्ज विल फ्लो थ्रू द वायर फ्रॉम t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आई गिवन है इन टर्म्स ऑफ t, मतलब फंक्शन ऑफ t के हिसाब से 0.02 t प्लस 0.01 एम्पियर। यहाँ पे हमको निकालना है चार्ज। ना आई को हम लिख सकते हैं dq बाई dt इक्वल टू 0.02 इंटू टी प्लस 0.01। ना यहाँ पे q हमको निकालना है, तो dq हो जाएगा dt, कर देंगे इधर 0.02 t प्लस 0.01 dt इंटीग्रेशन 0 टू q, ये टाइम रहेगा 1 to 2। dq को करेंगे तो ये q हो जाएगा ना। अब इसको सिंपली हमको क्या करना है, इसको सिंपली हमको इंटीग्रेट करना है, देन अपर लिमिट 2 पुट करना है, लोअर लिमिट 1 पुट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1, आंसर आ जाएगा। देखो डेरिवेटिव इन इंटीग्रेशन फिजिक्स का बहुत ही एक इंटीग्रल पार्ट है। अगर तुम्हारा, मैं ये बोलता हूँ, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, अगर तुम्हारा इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, वेक्टर, ट्रिगोनोमेट्री एंड जो बेसिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, ये सब अगर तुम्हारा ठीक है, मतलब तुम पूरा क्लियर हो, तो बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत जल्दी हो जाएंगे एंड इनका यूज़ बहुत है। फॉर एग्जांपल ये जो हमने किया डेरिवेटिव वगैरह ये सब किया, ये मोशन इन वन डायमेंशन भी है, ये बहुत सारे चैप्टर्स में इसका यूज़ होगा, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन वगैरह यूज़ होगा। तो पहले ये 5 जो मैंने अभी बोला उसके ऊपर थोड़ा क्लियर हो जाओ, उसके ऊपर थोड़ा जल्दी से क्लियर हो जाओ, तो इससे क्या होगा ना, जल्दी जल्दी क्वेश्चन होगा एंड इसका बहुत सारा यूज है फिजिक्स में, इसका बहुत सारा यूज है न्यूमेरिकल में स्पेशली। ओके, तो इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट, एंड अगर इंटीग्रेशन वाला तो ऑब्वियसली होगा, जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे तो ऑब्वियसली होगा ही, तो अगर नहीं भी हो रहा है बोल देना, ये वाला मैं कर दूंगा। A body of mass m is suspended by 2 strings making angle θ1 and θ2 with the horizontal ceiling with tensions T1 and T2 simultaneously। ए मास को सस्पेंड किया गया है बाई 2 स्ट्रिंग्स मेकिंग एंगल θ1 and θ2 विद द हॉरिजॉन्टल। तो सपोज ये हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे भी एक स्ट्रिंग है, ठीक है। ये एंगल है θ1, ये एंगल है θ2, यहाँ पे एक मास सस्पेंडेड है, ये है mg। मास मतलब ऑब्वियसली ग्रेविटी लगेगा, इसलिए मास वगैरह वो गिवन है। एंड यहाँ से टेंशन जा रहा है सपोज T1, ये टेंशन जा रहा है T2। तो क्या निकालने के लिए दिया है यहाँ पे, और एक डेटा गिवन है T1 इक्वल टू √3 T2। ओके, लिखता हूँ मैं T1 इक्वल टू √3 T2। तो एंगल्स θ1 θ2 कितना होगा, तो पहले कर देते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम। इस पॉइंट पे जो T1 है इसको अगर थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे तो ये भी T1 हो जाएगा, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे ये हो जाएगा θ1। तो T1 का इस तरह कितना होगा, T1 cos θ1, ऊपर होगा sin θ1, T2 इधर, θ2 इधर, तो T2 का इस तरफ हो जाएगा, इसको थोड़ा हटा देता हूँ, फिर से T2 इधर, ये है θ2, T2 का इधर होगा T2 cos θ2, इधर हो जाएगा T2 sin θ2, ठीक है। तो ड्रॉ करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम और इक्वेशन को इक्वेट करते हैं। ऊपर क्या क्या फोर्स है, वर्टिकल फोर्स T1 sin θ1, T2 sin θ2, ये इक्वेट करेंगे इसके साथ, T1 sin θ1 प्लस T2 sin θ2 इक्वल टू mg, इक्वेशन 1। सिमिलरली ये दोनों भी बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि तो पूरा सस्पेंडेड है, रेस्ट में है, ये होल सिस्टम रेस्ट में है, तो ये दोनों ही बैलेंस करेंगे। T1 cos θ1 इक्वल टू T2 cos θ2।
ये दोनों बैलेंस हो जाएगा। अब हमको ये दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करके हमको क्या करना है, और एक भी डेटा गिवन है T1 इक्वल टू √3 T2। तो हम काम करते हैं ना, T1 की जगह √3 T2 पुट करते हैं T1 की जगह। तो T1 की जगह मैं लिखता हूँ √3, ओके। T1 T2 हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, इसे यहाँ पे पुट कर लेते हैं T1 की वैल्यू, ये √3 T2 cos θ1, ये T2 cos θ2, T2 कैंसिल, देन cos θ2 बाई cos θ1 डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा कितना √3, मतलब √3/1, ओके। देन cos θ2 बाई cos θ1 काम करते हैं √3/2 करते हैं बाई 1/2 करते हैं। 2 डिवाइड कर दिया तो ऑब्वियसली कट जाएगा, तो वही सेम ही रहेगा, √3/1 रहेगा। √3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3/2 को मैं लिख सकता हूँ cos 30 √3/2 होता है ना। देन 1/2 को मैं लिख सकता हूँ cos 60, इसका मतलब θ2 है 30, θ1 है 60। यहाँ पे पूछा गया है एंगल्स θ1 एंड θ2 आर डैश, θ1 θ2, θ1 है 60, θ2 है 30, यस। और क्या पूछा है, ओके। यहाँ पे θ1 θ2 का वैल्यू इस इक्वेशन, पहले इक्वेशन में पुट करके T1 एंड T2 की वजह फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। ये वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़ा क्वेश्चन सॉल्व होगा। द मीन फ्री पाथ and the average speed of oxygen molecule at 300 K and 1 atmosphere pressure are 3 into 10⁻⁷ meter and 600 meter per second. Find the frequency of its collision. ये जो मीन फ्री पाथ उसका क्वेश्चन है ना। यहाँ पे जो लिखा है एवरेज स्पीड लिखा है, एवरेज स्पीड। अगर हमें देखा जाएगा तो इसमें बहुत सारा डेटा है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एवरेज स्पीड, टेम्परेचर गिवन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है, बहुत सारा डेटा गिवन है। तो यूजुअली क्या करते हैं ना, कुछ बच्चे इतने सारे डेटा गिवन है तो उनको लगता है इसका सोल्यूशन भी शायद कॉम्प्लेक्स होगा, कुछ लेंथी होगा, लेंथी तो नहीं एटलीस्ट कॉम्प्लेक्स होगा, बहुत ज़्यादा फॉर्म लगेगा क्योंकि बहुत सारा डेटा है। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे देखो दो चीज़ ऑलरेडी एक हिंट दिया हुआ है, एक एवरेज स्पीड दिया हुआ है एंड मीन फ्री पाथ दिया हुआ है। एंड यहाँ पे मॉलिक्यूल की भी बात कर रहे हैं, मतलब काइनेटिक थ्योरी वाला मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं ना। इन केस ऑफ काइनेटिक थ्योरी गैसेस हम किसी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का तो नहीं निकालते स्पीड वगैरह, हम हमेशा ग्रुप में निकालते हैं, हम एज ए होल निकालते हैं। तो एज ए होल जब हम निकालते हैं दैट एवरेज स्पीड बिकम कांस्टेंट, और हम कांस्टेंट के लिए निकालते हैं। इसीलिए फॉर द एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड के लिए आज इट्स अ कांस्टेंट, ऑलमोस्ट जो स्पीड होता है एवरेज स्पीड कांस्टेंट होता है। इसलिए हम इसको फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। हमने ये वाला फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया, बिकॉज एवरेज स्पीड इन केस ऑफ गैस मॉलिक्यूल हो गया, या इन केस ऑफ तुम बोल सकते हो जो करंट के केस में भी जो इलेक्ट्रॉन जो डेड वेलोसिटी उसका वो भी कांस्टेंट है, तो उस केस में भी ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी जो वी एवरेज है ये मॉलिक्यूल के केस यूज़ कर रहे हैं, ये केस में भी हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। क्योंकि जब तुम ग्रुप में ले रहे हो इतने सारे गैसेस का एक सिंगल वेलोसिटी ले रहे हो, सिंगल स्पीड ले रहे हो, तुमको उसको कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो वी एवरेज इक्वल टू S/T। नाउ यहाँ पे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। नाउ दिस मीन फ्री पाथ तो वही है, वही तो मीन फ्री पाथ मतलब दिस द मीन ऑफ द फ्री पाथ्स। तो यहाँ पे टोटल मीन फ्री पाथ कितना है, 3 × 10⁻⁷, ठीक है, बाई टाइम। टाइम को हम लिखते हैं टी मतलब यहाँ पे टाइम पीरियड। नाउ टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻⁷ बाई वी पुट कर देंगे, टी मिल जाएगा। लेकिन अभी पूछा क्या है, यहाँ पे पूछा फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/t। तो 1 हम कर सकते हैं 1/t, तो भी ऊपर जाएगा बाई 3 × 10⁻⁷। बी का वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है 600, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, okay, now it's a lengthy question. A small mirror of mass m
is suspended by a massless thread of length L, then the small angle through which the thread will be deflected when a short pulse of laser of energy E falls normal on the mirror. यहाँ पे लिखा है small mirror of mass m is suspended by a massless thread of length L. A small mirror of mass m is suspended by a massless thread of length L. सपोज एक मिरर है, यहाँ पे मिरर है, यहाँ पे मासलेस थ्रेड ऑफ लेंथ एल, मासलेस मतलब इसका वेट वगैरह हम ले लेंगे थ्रेड का, इसका मास है एम, देन द स्मॉल एंगल थ्रू व्हिच द थ्रेड विल बी डिफ्लेक्टेड व्हेन ए शॉर्ट पल्स ऑफ लेजर ऑफ एनर्जी ई फॉल्स नॉर्मल ऑन द मिरर। देन अब ये मिरर के ऊपर एक लाइट गिरा है, शॉर्ट पल्स, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो मिरर थोड़ा ऐसे ऊपर चला गया, तो कितना एंगल में ऊपर गया है हमको वो निकालना है। अब ये आ गया मिरर, ये थीटा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, तो कितना एंगल डिफ्लेक्ट हुआ है वो हमको वो निकालना है। देखो इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाएगा तो इसमें ये मिरर मूव क्यों हो रहा है, मिरर मूव हो रहा है बिकॉज ऑफ द लाइट, मतलब लाइट गिरने पर, मतलब तुम लाइट गिरने पर मिरर ऊपर जा रहा है, मतलब सोचो एक मिरर है उसके ऊपर तुम टॉर्च मार रहे हो ना, टॉर्च की वजह से अगर वो मिरर मूव करेगा, मिरर पीछे पीछे जाएगा, तो ऑब्वियसली हमको थोड़ा शॉक तो लगेगा। ये उस तरह का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन को इसी तरह किया गया है, मतलब ऐसे अज्यूम करके किया गया है कि ये जो फोटोन है या जो लाइट है उसका कुछ मास होता है, कुछ वैलिड मास होता है, जिसके वजह से वो क्या कर रहा है, जिसके वजह से वो उसको मूव करा रहा है ये चीज़ को। नाउ दिस सेम आज नाउ मास होता है, मतलब अगर इसको हम थोड़ा फनी वे में देखेंगे ये चीज़ को, तुम कार्टून वगैरह में देखा होगा ये चीज़ को, मतलब इसका प्रैक्टिकलिटी बता रहे हैं, कार्टून वगैरह में या किसी एनीमे में वगैरह में देखा होगा, एक एनर्जी होता है, एनर्जी की वजह से कोई चीज़ मूव हो रहा है, मतलब एनर्जी फॉर एग्जांपल ड्रैगन बॉल के केस में भी वही एक एनर्जी दे रहा है ना, बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी वो बॉडी पीछे मूव हो रहा है, ये सेम तरह का है। मतलब ये जो लाइट आ रहा है दिस इज जस्ट प्योर एनर्जी, ये एनर्जी गिर के इसके ऊपर गिर के इसको पीछे ले रहा है और ये पीछे जा रहा है, दिस इज वही केस है ना। यहाँ पे थीटा, ये थीटा है ना, कितना थीटा है वो हमको निकालना है ना। ऑब्वियसली इसके ऊपर बिकॉज ऑफ द लाइट एनर्जी इसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है ना, फोर्स की वजह से वो ये हो रहा है, ये मूव कर रहा है, तो कितना फोर्स लग रहा है पहले वो निकालते हैं ना। एफ इक्वल टू हमको पता है डी पी बाई डी टी, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, ये तो जनरल फॉर्मूला होता है, इसको हम किसी भी केस में निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे हम देखेंगे, इस केस में अगर देखेंगे तो चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं। यहाँ पे लाइट गिर रहा है, लाइट का मोमेंटम कितना होता है, पी, लाइट का एनर्जी, ये एनर्जी है, एनर्जी इक्वल टू पी इंटू सी होता है ना। पी कितना हो गया, ई बाई सी, ठीक है, ये मोमेंटम हो गया लाइट का। जब यहाँ पे लाइट नॉर्मली गिर रहा है, नॉर्मली गिरेगा मतलब वो रिफ्लेक्ट भी करेगा, नॉर्मली गिरेगा मतलब रिफ्लेक्ट भी करेगा। तो अगर जब पहले गिरा उसने चेंज इन मोमेंटम दिया, सॉरी जब वो पहले गिरा उसने मोमेंटम दिया ई बाई सी ना, जब रिफ्लेक्ट करेगा उसका मोमेंटम हो जाएगा माइनस ई बाई सी, तो चेंज कितना होगा, ई बाई सी माइनस ई बाई सी, तो हो जाएगा 2e बाई सी। ये हो गया हमारा चेंज इन मोमेंटम, एंड दिस चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो अल्टीमेटली ये लाइट ने कितना फोर्स दिया, एफ इक्वल टू 2e बाई सी। एफ इक्वल डी पी बाई डी टी, ऑब्वियसली से मतलब क्या बताऊँ, ये कि बहुत ही खतरनाक फॉर्मूला है। एफ इक्वल डी पी बाई डी टी में हमको ये पता चलता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स और द एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन इसमें और एक चीज़ ध्यान देखो, एफ क्या होता है ना, एफ होता है कॉज, लेकिन डी पी बाई डी टी होता है उसका इफेक्ट। ये कॉज है, इसके वजह से मोमेंटम चेंज हो रहा है, मतलब हम इसको दो तरीके से समझ सकते हैं, फोर्स की वजह से मोमेंटम चेंज हो रहा है, एंड मोमेंटम चेंज हुआ है तो हमको पता चल रहा है कि फोर्स भी लगा है, तो ऐसे समझ सकते हैं। तो एफ है कॉज, लेकिन फोर्स लगा है कि नहीं लगा है हमको ये कैसे पता चला, बिकॉज मोमेंटम चेंज हुआ है, तो ऐसे समझ सकते हैं। तो जो भी है, तो एफ आ गया 2e बाई सी, ये हो गया टोटल फोर्स इसके ऊपर लगा, ठीक है। नाउ अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कितना वो एंगल करेगा। तो ठीक है, जब ये
ये हम दे रहे हैं उसको, ये जो दे रहे हैं नीचे जो दिया जा रहा है, तो इसलिए ये जो एनर्जी देगा, जो लाइट जो एनर्जी देगा, ये प्योरली देगा काइनेटिक एनर्जी। तो नीचे ये बॉडी का पोटेंशियल तो नहीं है। अगर ये ग्राउंड का ये जिस पॉइंट पे है, इसको मान लेंगे रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे, तो इसका तो कोई नहीं है, इसका तो कुछ भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। इस पॉइंट पे सिर्फ इसका काइनेटिक एनर्जी है। तो ये पॉइंट में, लोएस्ट पॉइंट में, इसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ½ mv², ये है उसका जो काइनेटिक एनर्जी ना। दिस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ना, जब ये ऊपर जाएगा, ऊपर यहाँ तक आ गया ये मास, तो ये लेंथ है एल, ये एल का इस तरफ कितना कंपोनेंट होगा, एल कॉस थीटा, ये कंपोनेंट है। इसका मतलब ये कितना होगा हमको ये बताना। तो एल कॉस थीटा कितना होगा, एल कॉस थीटा होगा यहाँ से यहाँ तक, एल कॉस थीटा, यहाँ से यहाँ टोटल एल, ये एल कॉस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, एल माइनस एल कॉस थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये जो लेंथ हमने लिखा है ये भी हो जाएगा एल माइनस एल कॉस थीटा, और एल को अगर हम कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा टोटल। इतना हाइट पे अभी वो है ना। ये जो हाइट पे अभी वो है, उसके पास अब यहाँ पे वो रुक गया है, इसके पास सिर्फ अभी काइनेटिक एनर्जी, इसके पास सिर्फ अभी पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो यहाँ पे जितना टोटल एनर्जी होगा, यहाँ पे भी टोटल एनर्जी उतना होगा, और यहाँ पे टोटल एनर्जी इज ओनली दी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक तो है ही नहीं, यहाँ पे बॉडी रुक गया है। तो ½ mv² इक्वल टू हम अप्लाई करेंगे पोटेंशियल एनर्जी जो है mgh। h कितना, h मतलब कितना हाइट में है, कितना हाइट में ये है, L1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। देन ½ mv² mg L 1 माइनस कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ना यहाँ पे लिखा है कि जो एंगल डिफ्लेक्ट हुआ है वो स्मॉल एंगल है। स्मॉल एंगल मतलब मैं साइन थीटा बाई 2 को लिख सकता हूँ थीटा बाई 2, आज द एंगल इज स्मॉल, मैं साइन थीटा बाई 2 को लिख सकता हूँ थीटा बाई 2, एंड साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। देन ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ½ mv² इक्वल टू mgl इंटू 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 मतलब थीटा स्क्वायर बाई 4, 2 कटेगा बचा 2, तो mgl थीटा स्क्वायर बाई 2, ये हो गया ½ mv²। हमको निकालना क्या है, 2 भी कट गया, निकालना क्या है हमको निकालना है थीटा। तो थीटा कितना होगा, थीटा हो जाएगा mv² बाई mgl का रूट। हाँ, यहाँ पे m ही कैंसिल हो गया है, m कैंसिल, तो m कैंसिल, बचा v² बाई gl का रूट ओवर ना। यहाँ पे ये तो कुछ भी इस तरह नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे हमने जो फोर्स वगैरह निकाला है इसका थोड़ा वैल्यू पुट कर लेते हैं। ओके, नो v² v मतलब ऑब्वियसली वो जो इसका लाइट का v² बाई जी एल, ये लाइट का ही स्पीड है ½ mv²। ओके, यहाँ पे जो ½ mv² जो लाइट का स्पीड है इसको हम लिख सकते हैं ½ mc²। ये जो लाइट का स्पीड है तो v की जगह भी हम लिख सकते हैं c²। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला मैं हटा देता हूँ थोड़ा, हाँ मैं बोल रहा था कि मैं तब से मैं ½ mv² ले रहा हूँ क्योंकि वो जनरल के लिए मैंने लिखा था, लेकिन यहाँ पे तो जो लाइट जो ऑब्जेक्ट गिर रहा है वो तो लाइट ही है, तो v इक्वल में लिख सकता हूँ c। तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा c² बाई gl का रूट, ठीक है ना। c को अगर हम देखेंगे, c को क्या लिख सकते हैं, c को हम लिख सकते हैं e बाई p। c को मैं क्या लिख सकता हूँ, c को लिख सकता हूँ मैं e बाई पी, तो इसका मतलब c² मतलब e² बाई p², gl रूट, देन ये तो e² बाई p² मतलब e बाई पी ही होगा, e बाई पी gl रूट। नाउ थीटा इक्वल टू e बाई p,
पी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पी मतलब मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, लेकिन इस केस में जो वेलोसिटी है वो है सी, तो एम सी देन जी एल का रूट ओवर, ये होगा आंसर। लेकिन प्रोसेस तो ऐसे होगा, अगर मैंने कहीं पे थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह में थोड़ा गलत किया है, थोड़ा ये चेक कर लेना, लेकिन प्रोसेस यही होगा, कैसे हमने किया है वो ध्यान देना है, ठीक है, लेकिन प्रोसेस तो यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन में लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी। तो टॉर्क का बस ये फॉर्मूला पूछा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो करते हैं इसको। ना टॉर्क का फॉर्मूला हमको पता है, टॉर्क का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है आर क्रॉस एफ। तो देख लेंगे ये वाला किसके साथ मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा। ना यहाँ पे लिखा है टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, ये भी एक फॉर्मूला है, क्योंकि इसको हम मैच कर सकते हैं एफ इक्वल टू एम ए से। एफ इक्वल टू एम ए, ये वाला हमको तो पता ही है, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है। फोर्स इक्वल टू मास एंड एक्सेलरेशन। नाउ फोर्स इज एनालॉग टू टॉर्क and mass is analog to moment of inertia and acceleration is analogous to alpha angular acceleration। तो ऐसे ये वाला फॉर्मूला भी हो जाएगा, तो ये वाला सही है, ये वाला तो सही है। नाउ dp by dt इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू फोर्स न्यूटन सेकेंड लॉ, तो ये वाला भी होगा। नाउ टॉर्क इक्वल टू ये वाला आर क्रॉस पी, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला फॉर्मूला। नाउ लास्ट में ये आता है टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एल, नहीं आर क्रॉस एल नहीं होगा, ये वाला फॉर्मूला नहीं होगा, तो ये वाला गलत है। तो बी सी डी ई, ये वाला आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मतलब कितना कुछ क्वेश्चन इतना इजी आ रहा है कि अगर तुमको बस फॉर्मूला ही पता है देन तो तुम कर सकते हो, ठीक है। तो इतना भी ऑब्वियसली हर शिफ्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन आएगा जो कि तुम बहुत ही मतलब कुछ सेकंड में कर लोगे, कुछ क्वेश्चन आएगा जो कि बहुत ही डिफिकल्ट होता है, जैसे 4-5 क्वेश्चन आएगा जिसमें तुमको टाइम लगेगा, लेकिन बाकी क्वेश्चन को तुम आराम से कर सकते हो। एंड और एक चीज़ यहाँ पे मैं ये टोटल 4 ये कर चुका हूँ, आगे भी ये करता रहूँगा, ये हर शिफ्ट का क्वेश्चन करता रहूँगा। तुम लोग एक चीज़ नोटिस करना कि अगर हम बेसिक एनसीईआरटी जो हमारा 12th में है सीबीएसई वाई, जितना हमारा बेसिक एनसीईआरटी है, अगर हम उतना भी ठीक से कर रहे हैं, उतना भी उतनी स्टैंडर्ड में उतना भी अगर ठीक से कर रहे हैं, फिर भी हमारा अच्छा हो जाएगा, आराम से अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जेईई मेन में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता जिसे हम मतलब जो कि जिसके लिए हमको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है या ज़्यादा कुछ पड़ता है। ऑब्वियसली एडवांस के लिए तो ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट है, लेकिन मेंस के लिए तो अगर हम बेसिक हमारा जो बेसिक मतलब जो हमारा जितना एनसीईआरटी में है उतना हम ठीक से करके जा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स हम ठीक से कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 small spherical balls of mass 10 gram each with charges -2 microcoulomb and 2 microcoulomb are attached to two ends of very light rigid rod of length 10 centimeter. The arrangement is now placed near an infinite conducting charge sheet with uniform charge density of 100 microcoulomb per meter square, such that the length of the rod makes an angle 30 degree with the electric field generated by the charge sheet. Then the net torque acting on the body. Directly formula based question, ठीक है। ओके, यहाँ पे 2 चार्जेस है -2 +2, तो ऑब्वियसली डाइपोल हो जाएगा। यहाँ पे करते हैं -2 माइक्रो, मैं सॉल्व नहीं करूँगा, बस बता दूंगा प्रोसेस। ये +2 माइक्रोकूलम। नाउ उनका मास है 10 ग्राम दिया है, आर अटैच टू 2 एंड्स ऑफ ए वेरी लाइट रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो उनके बीच लेंथ कितना है 20। The arrangement is now placed near an infinite conducting charge sheet with uniform charge density of 100 microcoulomb per meter square। देखो यहाँ पे माइक्रो, तो ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें भी गलत हो जाता है, क्योंकि अगर माइक्रो का वैल्यू हमने नहीं पुट किया, आंसर निकाल रहे हैं, तो इसमें भी गलत हो सकता है। तो ये यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी मतलब माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, तो हमारा सिग्मा गिवन है, सिग्मा का वैल्यू यहाँ पे गिवन है 100 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, सच दैट द लेंथ ऑफ द रॉड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय द चार्ज शीट। मतलब यहाँ पे सपोज एक चार्ज शीट है, यहाँ पे एक चार्ज शीट है, ठीक है, इसमें सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है,
द अरेंजमेंट इज नाउ प्लेस नियर एन इन्फानाइट कंडक्टिंग चार्ज सेट विथ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी ऑफ 100। यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी मतलब ये प्लस चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज हम ले लेते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज इस तरफ है आउटवर्ड। नाउ ये किसका सेटअप हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारा डाइपोल है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारा डाइपोल रहता है तो ये डाइपोल के ऊपर टॉर्क लगता है, तो टॉर्क कितना होता है, टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई, और इसको हम लिख सकते हैं पी साइन थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन पी एंड ई। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फानाइट प्लेन स्टेट कितना होता है, ये पी, देन सिग्मा का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा चार्ज सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 2E0 साइन थीटा। तो यहाँ पे पी अगेन पी मतलब हमारा डाइपोल मोमेंट, उसका वैल्यू होता है 2QL और Q इंटू 2L, देन ये सिग्मा बाई 2E0 साइन थीटा। थीटा का वैल्यू कितना दिया, 30 डिग्री। ओके, ऑलवेज रिमेंबर थीटा हमारा होता है एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ है एंड पी वेक्टर होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब इस तरफ। तो अल्टीमेटली ये हो गया हमारा पी वेक्टर, ये हो गया ई वेक्टर, तो उनके बीच एंगल हो गया थीटा और 30। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली हो जाएगा। नेक्स्ट, consider the sound wave traveling in ideal gases of helium, CH4 and CO2. All the gases have the same ratio of P by rho, where P is pressure and rho is density. तो तीनों का P by रेशियो तो सेम है। साउंड वेव पूछा है, कंसिडर द साउंड वेव ट्रैवलिंग इन आइडियल गैसेस ऑफ He, CH4, CO2. All the gases have the same ratio P by rho, where P is the pressure and rho is the density. The ratio of the speed of sound through gases. तो इनका रेशियो पूछा है, तो डायरेक्टली यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, V इक्वल टू गामा P बाई रो, रूट V वेलोसिटी ऑफ साउंड, P प्रेशर, रो डेंसिटी एंड गामा हो गया हमारा जो एडियाबैटिक कांस्टेंट। नाउ यहाँ पे P बाई रेशियो तीनों का सेम है, तो अल्टीमेटली हमको क्या निकालना है, हमको अल्टीमेटली निकालना है गामा। नाउ गामा का वैल्यू कितना होगा, अब हमको ये निकालना है गामा का वैल्यू। नाउ He ये हमारा मोनोएटॉमिक, जो He होता है ये हमारा मोनोएटॉमिक गैस है ना। मोनोएटॉमिक गैस के लिए हमको होता है गामा का फॉर्मूला होता है 1+2/F, सो 1+2/F, F फॉर मोनोएटॉमिक कितना होगा 3, तो ये हो जाएगा 3, ये 2, 5/3। सिमिलरली ये He के लिए हो गया। नाउ गामा फॉर CH4 हो गया, ये डाइएटॉमिक है, लेकिन ये डाइएटॉमिक तो है लेकिन ये नॉन लिनियर है, क्योंकि अगर CH4 का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो अगर C ऐसे रहता है देन H ऐसे अलग अलग जगह पर रहता है, C देन ऐसे H रहेगा, ऐसे H रहेगा, तो ऐसे अलग अलग जगह पर H रहेगा, तो ये डाइएटॉमिक है लेकिन नॉन लिनियर, डाइएटॉमिक बट नॉन लिनियर। तो उसके लिए C ये हो जाएगा 1+2/F। अगेन ये फॉर्मूला ना 1+2/F, F की जगह हम कितना लिखेंगे नॉन लिनियर के लिए, फॉर द नॉन लिनियर हम कितना लिखेंगे, ये जो वैल्यू नॉन लिनियर के लिए हो जाएगा 6, इसको लिखेंगे, तो ये 3, तो ये 1/3, ये 3 + 1 4/3 हो गया गामा। ना फॉर गामा फॉर CO2 अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो CO2 तो O देन इधर C ऐसे रहता है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो CO2 ये लीनियर है, लीनियर के लिए हम लिखेंगे 2/F का वैल्यू 5, तो ये 7/5, ठीक है इसका आंसर। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये वेलोसिटी ना P बाई रो तो सेम है, तो वेलोसिटी तीनों का वेलोसिटी का मतलब होता है यहाँ पे V प्रोपोर्शनल टू √/, ऑफ गामा, तो इसलिए हम गामा तीनों जो गामा का वैल्यू पुट कर देंगे, तीनों गामा का वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट, two simple pendulums having length L1 and L2 with negligible string mass. By the way, ये जो पिछले जो क्वेश्चन में गामा का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो वैल्यू है ये थोड़ा तुम लोग थोड़ा वेरीफाई कर लेना, लेकिन इसका प्रोसेस तो ऑब्वियसली ऐसे ही होगा, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम ये इसका वैल्यू थोड़ा तुम वेरीफाई कर लेना, क्योंकि ये थोड़ा मुझे
डिग्री ऑफ फ्रीडम में थोड़ा कितना लिया जा रहा है, इसमें थोड़ा डाउट है, तो ये थोड़ा वेरीफाई कर लेना, लेकिन प्रोसेस यही होगा। Two simple pendulums having length L1 and L2 with negligible string mass undergo angular displacement theta 1 theta 2 from their mean position। यहाँ पे दो पेंडुलम है, दो सिंपल पेंडुलम है having length L1 and L2 with negligible string mass। तो स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है, इसका मतलब देयर इज नो ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द मास ऑफ द स्ट्रिंग। अंडरगो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा 1 थीटा 2 फ्रॉम देयर मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से एक जा रहा है थीटा 1 एंगल कर रहा है, एक जा रहा है थीटा 2 respectively। if the angular acceleration of the both pendulum are same, दोनों का angular acceleration same है, then which expression is correct। तो यहाँ पे एक का लेंथ है L1, दूसरे का L2, एक का थीटा 1, दूसरे का थीटा 2, दोनों का अल्फा सेम है, अल्फा है एंगुलर एक्सेलेरेशन। तो मैं पूछा है कौन सा एक्सप्रेशन सेम होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। नाउ टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम कितना होता है, t इक्वल टू 2 पाई L बाई जी रूट। नाउ t इक्वल टू 2 पाई, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ g बाई L रूट ओवर। एंड अगर मैं इसको कंपेयर करूँ 2 पाई बाई ओमेगा के साथ, तो यहाँ पे ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा g बाई L रूट, ये हो जाएगा ओमेगा का वैल्यू। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, तो हमारा जो डेटा गिवन है उसके हिसाब से हमको फॉर्मूला को लाना पड़ेगा। हमारा जो डेटा गिवन है उसके हिसाब से हमको डायरेक्ट हमारा जो फॉर्मूला है उसको लाना पड़ेगा, ये होगा हमारा। ना यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो जी तो ऑब्वियसली सेम होगा, दोनों के लिए इसको हम लिखेंगे, दोनों के लिए हम इसको लिखेंगे। नाउ जी दोनों के लिए सेम होगा, लेकिन लेंथ एक के लिए लेंथ होगा L1, दूसरे के लिए लेंथ होगा L2। ना यहाँ पे थीटा कैसे लाएंगे, L1 तो ऑब्वियसली लेंथ तो आ गया, हम एक फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं ना, वो फॉर्मूला को दोनों केस के लिए अप्लाई करेंगे, देन इसको इक्वेट कर देंगे, क्योंकि दोनों का अल्फा सेम होगा, दोनों के हम क्या करेंगे इक्वेट कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा। ठीक है, हमको ऐसे ही करना है। नाउ हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ओके हमारा ओमेगा आएगा, एक काम करते हैं, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, जी बाई एल, ये होगा ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू। नाउ यहाँ पे दिया है दोनों का अल्फा सेम है। नाउ लीनियर केस में एक फॉर्मूला है ए इक्वल टू एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ये हमारा क्या है, ये हमारा जो इन केस ऑफ एक्सेलरेशन दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ क्या बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया, या जो पेंडुलम वाला मोशन हो गया, इसके लिए ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ना अगर ये इक्वेशन को हम लिखेंगे फॉर एंगुलर मोशन, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, माइनस ओमेगा स्क्वायर तो रहेगा, देन ये वाई है डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ना हम क्या करेंगे, दोनों में यहाँ पे लिखा है दोनों का अल्फा सेम है, तो हम क्या करेंगे ना, ये जो इक्वेशन है दोनों के लिए लिखेंगे। तो अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ से पहले अगेन यहाँ आते हैं। नाउ अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा ओमेगा स्क्वायर जी बाई एल, तो यहाँ पे एल का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा जी बाई एल, तो यहाँ पे लिखते हैं, पुट कर लेते हैं ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू, तो अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा जी बाई एल इंटू थीटा, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर एल। नाउ ये इक्वेशन को हम क्या करते हैं ना, दोनों के लिए लिखते हैं, दोनों मतलब हम लिखेंगे पहले इक्वेशन के लिए, पहले जो डेटा के लिए, देन सेकेंड डेटा के लिए। एक मिनट, तो पहले के लिए दोनों के लिए तो अल्फा सेम है, तो अल्फा इक्वल टू माइनस जी बाई L1 इंटू थीटा 1। दूसरे के लिए अल्फा इक्वल टू माइनस जी बाई L2 इंटू थीटा 2। दोनों में अल्फा सेम है तो मैंने अल्फा सेम रखा ना, दोनों में L1 L2 थीटा 1 थीटा 2 दोनों को इक्वेट करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस जी थीटा 1 बाई L1 इक्वल टू माइनस जी थीटा 2 बाई L2, जी कैंसिल, तो थीटा 1 L2 थीटा 2 L1, ये होगा हमारा सिम। देखो ये जो इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं ना, इक्वेशन को जो हम एनालाइज कर रहे हैं, एनालाइज मतलब एनालॉग कर रहे हैं कि लीनियर मोशन कैसे इक्वेट कर रहे हैं हम
लीनियर को हम कैसे इक्वेट कर रहे हैं विद द एंगुलर मोशन या सर्कुलर मोशन इक्वेट कर रहे हैं। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या होता है ना, अगर तुमको लीनियर मोशन में कुछ इक्वेशन पता है तो तुम आराम से उसको सर्कुलर मोशन में कंपेयर करके कर सकते हो, अगर तुमको पता है तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Two liquids A and B have theta A and theta B as contact angles in a capillary tube. तो कैपिलरी ट्यूब का जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है उसका क्वेश्चन है। इफ K इक्वल टू cos थीटा A बाई cos थीटा B देन आइडेंटिफाई द करेंट स्टेटमेंट। नाउ यहाँ पे K एक दिया है, कुछ कांस्टेंट दिया है, वो K का लिखा है वैल्यू cos थीटा A बाई cos थीटा B, ये K का वैल्यू ना भी पूछा है। K क्या होगा पहले देखते हैं, पहले देखते हैं जो कॉन्टैक्ट एंगल, ये क्या होता है कॉन्टैक्ट एंगल। हमको पता है कॉन्टैक्ट एंगल, अगर ये एक हमारा कंटेनर हो गया, यहाँ पे सपोज जो लिक्विड है ये सपोज इस शेप में है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है, कॉन्टैक्ट एंगल होता है इस लिक्विड में हम क्या करेंगे ना कि टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जो कि इस तरफ होगा, ठीक है। एंड एक सॉलिड में, सॉलिड मतलब ये जो सरफेस ऑफ द कंटेनर, इसमें भी हम ड्रॉ करेंगे टेंजेंट जो कि ऐसे होगा। तो ये टेंजेंट जो कि सरफेस के साथ है एंड ये टेंजेंट जो कि लिक्विड के साथ है, इनके भी जो एंगल होगा ये होगा तुम्हारा कॉन्टैक्ट एंगल ना। ये जो सरफेस है ये कनकेव सरफेस है, तो कनकेव सरफेस में ऑब्वियसली जो कॉन्टैक्ट एंगल होता है थीटा, ये थीटा ऑब्वियसली लेस देन 90 होगा, ठीक है। ओके, सेकेंड, अगर अगेन सेम लेते हैं, यहाँ पे जो सरफेस है ये प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस मतलब वाटर ऐसे है वाटर ना। यहाँ पे लिक्विड में अगर ड्रॉ करेंगे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट ऐसे होगा, सरफेस में ड्रॉ करेंगे टेंजेंट ऐसे होगा सीधा, तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा 90। सो फॉर प्लेन सरफेस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होगा 90। सिमिलरली और एक टाइप का सरफेस होगा यहाँ पे कन्वेक्स सरफेस, यहाँ पे अगेन लिक्विड पे ड्रॉ करेंगे टेंजेंट जो कि ऐसे होगा, सरफेस पे ड्रॉ करेंगे सरफेस ऑफ द कंटेनर जो कि पानी के अंदर है, तो ये वाला, बाहर नहीं, ये वाला टेंजेंट, इनके बीच जो एंगल होगा इस केस में ये होगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो कि ऑब्वियसली ग्रेटर देन 90 है, ठीक है। नाउ यहाँ पे पूछा है K इक्वल टू अगर cos थीटा A बाई cos थीटा B है, सो K इज 0 व्हेन लिक्विड A has convex meniscus and liquid B has concave meniscus। ओके, पूछा है K इज 0, पहले दिया है K इज 0, देन अगर K का वैल्यू 0 है ना, K का वैल्यू 0 कैसे होगा, K का वैल्यू तभी 0 होगा जब थीटा A B कौन सा सरफेस है ये हमको नहीं पता है, लेकिन K तभी 0 होगा जब थीटा A 90 डिग्री होगा, लेकिन थीटा B 90 नहीं होगा। तो अगर थीटा A 90 होता है तो cos 90 0 होगा, तो ये पूरा हो जाएगा 0। तो थीटा A अगर 90 डिग्री होगा देन द सरफेस मस्ट हैव, जो लिक्विड A सरफेस है वो प्लेन होना चाहिए, लेकिन लिक्विड A दिया है कन्वेक्स, तो ये तो नहीं होगा। सेकेंड, K इज नेगेटिव। ओके, K नेगेटिव कैसे होगा, K नेगेटिव तभी होगा जब आइदर, ओके, अगर हमको पता है अगर थीटा लेस देन 90 है तो कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा प्लस होगा माइनस होगा। अगर कॉस थीटा अगर लेस देन 90 है, थीटा अगर लेस देन 90 है तो ये पहला जो क्वाड्रेंट है वहाँ पे रहेगा, एंड कॉस थीटा हो जाएगा पॉजिटिव। इस केस में तो कॉस थीटा होगा 0 क्योंकि थीटा 90 है, लेकिन थीटा अगर ग्रेटर देन 90 है तो कॉस थीटा होगा नेगेटिव, क्योंकि थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो देखते हैं K इज नेगेटिव, K नेगेटिव कैसे होगा, अगर ये नेगेटिव होगा ये पूरा वैल्यू नेगेटिव होगा, अगर ये पूरा नेगेटिव होगा तो K नेगेटिव होगा, या अगर ये नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा ना। कॉस थीटा A अगर नेगेटिव होगा इट मीन्स A जो सरफेस है वो होना चाहिए कन्वेक्स, ठीक है। तो अगर K नेगेटिव है देन लिक्विड A हैज़ कनकेव मेनिस्कस एंड लिक्विड B हैज़ कन्वेक्स। ओके, यहाँ पे लिक्विड A तो कनकेव दिया है, अगर कनकेव दिया है तो कॉस थीटा हो जाएगा पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे B दिया है कन्वेक्स, अगर B कन्वेक्स है तो कॉस थीटा नेगेटिव होगा, मतलब कॉस थीटा भी नेगेटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव क्योंकि ये सरफेस कन्वेक्स है, ये पॉजिटिव क्योंकि ये कनकेव है, ओवरऑल सरफेस क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो K नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आंसर सही है, ठीक है। वैसे बाकी मुझे लगता है ये आंसर सही होगा, बाकी हम देख सकते हैं।
ओके, थर्ड वाला लिखा है के इज नेगेटिव एंड देन लिक्विड ए एंड बी हैव कन्वेक्स मेनिस्कस। अगर दोनों कन्वेक्स होगा तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव होगा, अगर दोनों नेगेटिव तो अगर दोनों नेगेटिव होगा तो अल्टीमेटली हो जाएगा पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। के इज नेगेटिव इन द लिक्विड ए एंड बी हैव कनकेव मेनिस्कस ना, अगर दोनों कनकेव है दोनों का वैल्यू प्लस प्लस होगा, अगर दोनों का वैल्यू प्लस होगा तो ये प्लस होगा, लेकिन यहाँ पे लिखा नेगेटिव तो ये नहीं होगा, तो अल्टीमेटली हमारा आंसर होगा 2। नेक्स्ट, considering the Bohr model of hydrogen-like atom, the ratio of the radius of the fifth orbit of the electron in lithium 2 plus and helium plus is dash. Now Rn, ऑब्वियसली बोर का क्वेश्चन है, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम का क्वेश्चन है, उसमें रेडियस Rn कितना होता है, R0 n स्क्वायर बाई जेड। तो ये ऑब्वियसली डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तीनों के लिए वैल्यू पुट कर देंगे, दोनों के लिए वैल्यू पुट कर देंगे। अगर रेडियस ऑफ द फिफ्थ ऑर्बिट मतलब n इक्वल हम 5 ले लेंगे, लिथियम के लिए हम ले लेंगे 3, He के लिए ले लेंगे 2। यहाँ पे लिखा है लिथियम 2 प्लस हीलियम प्लस, तो यहाँ पे 2 प्लस या माइनस जो भी लिखा है डजंट मैटर, क्योंकि जेड यहाँ पे होता है एटॉमिक नंबर, एंड एटॉमिक नंबर डिपेंड करता है वो कौन सा ये एटम है, इसका जो एटॉमिक नंबर ये डिपेंड करता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन जाए इलेक्ट्रॉन ऐड हो डजंट मैटर, बॉटम से इलेक्ट्रॉन जाए इलेक्ट्रॉन ऐड हो डजंट मैटर, उसका एटॉमिक नंबर उतना ही रहेगा। फॉर एग्जांपल ये लिथियम है, इसमें से दो इलेक्ट्रॉन गए हैं इसलिए पॉजिटिव है 2 प्लस, लेकिन इसका तो एटॉमिक नंबर 3 होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर मीन्स द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स और द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं लेकिन 3 प्रोटॉन तो है ना, तो इसीलिए लिथियम हो जाएगा 3। तो वैसे ही ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, एन का वैल्यू 5 पुट करना है, लिथियम 3 लिखना है, हीलियम 2 लिखना है, दोनों को सॉल्व करना है, आ जाएगा। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, ऑब्वियसली एक एसोसिएशन दूसरे वाला रीजन। एसोसिएशन क्या लिखा है, द काइनेटिक एनर्जी नीडेड टू प्रोजेक्ट ए बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू इन्फिनिटी इज हाफ mgr, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। सेकेंड रीजन लिखा है, द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज 0 व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड टू इन्फिनिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ओके, पहले दूसरा वाला देखते हैं क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं लगेगा। यहाँ पे लिखा है द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी 0 व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड टू इन्फिनिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस, मतलब अगर इसका करते हैं, अगर यहाँ पे अर्थ है, अर्थ सरफेस से हम क्या करेंगे, एक बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे टू इन्फिनिटी, एक छोटा सा बॉडी है, यहाँ से इन्फिनिटी तक एक बॉडी को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये बोल रहा है इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो 0 हो जाएगा, इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी इट विल बी 0, जो कि सही है। थिंक इट लाइक इन केस ऑफ, जैसे कि एटम के केस में होता है, हमको पता है एटम के केस में जब इलेक्ट्रॉन सबसे लोएस्ट ऑर्बिट में होता है, उसका जो पोटेंशियल एनर्जी और उसका जो एनर्जी होता है वो -13.6 होता है, जो कि सबसे नेगेटिव होता है। लेकिन जब वो पूरा हाईएस्ट ऑर्बिट में आ जाएगा और पूरा लास्ट ऑर्बिट में आ जाएगा, उसका एनर्जी हो जाएगा 0। तो 0 का मतलब फिजिकल मीनिंग ये है दैट इलेक्ट्रॉन, इन केस ऑफ एटम में बोल रहा हूँ, दैट इलेक्ट्रॉन इज नॉट बाउंड बाय द न्यूक्लियस। सो इन दिस केस ऑल्सो ये पोटेंशियल एनर्जी 0, ये जो बॉडी का जो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इट मीन्स दिस बॉडी इज नॉट बाउंड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ दिस अर्थ। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उससे वो बाउंड नहीं है, इसलिए इसका जो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो दिस बॉडी इज फ्री। तो ये वाला तो सही होगा। पहला निकालते हैं, द काइनेटिक एनर्जी नीडेड टू प्रोजेक्ट ए बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू इन्फिनिटी इज हाफ mgr। मतलब एक बॉडी है, उसको अर्थ सरफेस से इन्फिनिटी, मतलब अर्थ सरफेस से इन्फिनिटी का मतलब होता है ग्रेविटी का जो पुल है वहाँ उसके ऊपर करने के लिए हमको हाफ mgr चाहिए। तो निकालते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mv²। ना तुमको ग्रेविटी अर्थ से इसको बाहर पर फेंकने के लिए, मतलब इसके ग्रेविटेशनल पुल से बाहर फेंकने के लिए तुमको एक फोर्स चाहिए होता है और एक एस्केप वेलोसिटी चाहिए होता है, क्योंकि वो एस्केप वेलोसिटी से क्या करेगा ना, इससे निकल जाएगा ना। एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू क्या होता है, तो इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv², इसको हम लिखेंगे हाफ mve², मतलब एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, तो ना हाफ m, ये ve, ये एस्केप वेलोसिटी कितना होता है 2gr,
2GR रूट ओवर 2GR रूट ओवर इसके वैल्यू होता है, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 2GR। तो यहाँ पे हाफ M2। नाउ G का वैल्यू कितना होता है, G का वैल्यू होता है तो यहाँ पे ओके 2 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू आएगा MGR, लेकिन यहाँ पे लिखा है हाफ MGR, तो ये वाला गलत है। इसलिए हमारा रीजन सही होगा, एसर्शन गलत होगा। सो रीजन सही है तो रीजन सही है, एसर्शन फॉल्स है, तो ये वाला आंसर होगा। नेक्स्ट, ये बहुत ही सही क्वेश्चन था, मैं बताता हूँ क्यों ये क्वेश्चन इतना इंटरेस्टिंग। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन स्टिल इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.2 mm, मतलब स्लिट्स के बीच गैप है 0.2 mm, तो हमारा जो स्मॉल डी है वो है 0.2 mm। इफ द स्लिट सेपरेशन इज इंक्रीज टू 0.4 mm, मतलब स्लिट का जो सेपरेशन है, तो स्टार्टिंग में स्लिट के बीच गैप था 0.2 mm, उसको लिखता हूँ मैं D1। देन बाद में स्लिट के बीच गैप हो गया, इट इज़ इंक्रीज टू 0.4 mm, मतलब वो 0.4 mm तक आ गया। मतलब कितना इंक्रीज हुआ है, मतलब वो इंक्रीज हुआ है कितना 0.2 mm इंक्रीज हुआ है। देन द परसेंटेज चेंज ऑफ द फ्रिंज विड्थ, ये जस्ट, तो वो परसेंटेज चेंज ऑफ फ्रिंज विड्थ कितना होगा ये हमको निकालना है। नाउ यहाँ पे 0.2 से वो 0.4 अगर हुआ है तो टोटल कितना गुना इंक्रीज हुआ है, कितना गुना बढ़ा है, तो यहाँ पे टोटल कितना टाइम्स बढ़ा है, तो टोटल वो बढ़ा है 2 टाइम्स। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या है, बीटा इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो यहाँ पे बीटा इज इन्वर्सली टू डी, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा एंड डी कांस्टेंट है, तो बीटा इन्वर्सली टू डी। तो यहाँ पे डी कितना गुना बढ़ा है, कितना गुना 2 टाइम्स बढ़ा है। अगर बीटा 2 गुना बढ़ा है तो इसका मतलब अगर डी 2 गुना बढ़ा है, 2 टाइम्स अगर इंक्रीज हुआ है, तो बीटा कितना गुना हो जाएगा, और बीटा कितना हो जाएगा, कितना गुना डिक्रीज होगा, क्योंकि अगर ये बढ़ेगा तो बीटा कम होगा। तो अगर ये 2 गुना बढ़ा है तो बीटा हाफ कम होगा, हाफ होगा नहीं, हाफ कम होगा, तो जितना बीटा था उसका आधा हो जाएगा। तो अगर स्टार्टिंग में बीटा को मान लेंगे 100%, तो ये 100% से आधा % हो जाएगा, और वो 100% का आधा % कम हो जाएगा। अगर इसका आधा % कम होगा तो अल्टीमेटली वो कितने % पे पहुंचेगा, 50%, तो आंसर होगा 50%। ठीक है। नाउ मैं जो बोल रहा था क्यों इतने, ये क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन व्हाई इट इज़ इंटरेस्टिंग ऑल्सो ना। देखो, अगर ये क्वेश्चन को हम और एक मेथड से करते हैं, ये क्वेश्चन को अगर हम और एक मेथड से करते हैं, देखते हैं। अगेन इसको लिखते हैं बीटा इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाई डी। ना हमने एरर में एक चीज़ पढ़ा होगा, ना डेल्टा जो होता है डेल्टा बीटा बाई बीटा और द चेंज इक्वल टू माइनस डेल्टा डी बाई डी होगा। अगर हम एरर की मेथड से इसको करेंगे, मतलब इसका निकाल लेंगे, एरर की मेथड से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही होता है ना एरर की मेथड में, जो रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर ऐसे होता है। तो अगर यहाँ पे हम डेल्टा बीटा बाई बीटा इंटू यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 100, ये भी हो जाएगा, माइनस वजह से डिक्रीज करें इसलिए होगा, तो यहाँ पे इसको लिखते हैं 100%। तो एक काम करते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं। डेल्टा डी मतलब कितना चेंज हुआ है, था वो 0.2, हुआ 0.4, तो चेंज कितना हो गया, चेंज हुआ 0.2 mm। डी मतलब इनिशियल कितना था 0.2 mm इंटू 100, तो ये कट गया तो बचा 100%। नाउ ये कैसे हुआ, हमने स्टार्टिंग में किया था तो हमारा आंसर आया था 50%, इसमें कैसे हो गया 100%, तो कौन सा वाला सही होगा देन, इसका एक्चुअल आंसर होगा ये वाला, इसका जो एक्चुअल आंसर ही होगा ये वाला ना। ये वाला क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे हम जो कर रहे हैं डेल्टा बीटा बाई बीटा, और जो ये जो किया है, पहले तो हमने ये जो फॉर्मूला डिराइव किया है, दिस इज डन बाय मेथड ऑफ डेरिवेटिव, और हमने डेरिवेटिव मेथड यूज करके इसको डिराइव किया है। नाउ डेरिवेटिव इज एप्लीकेबल, और जो डी डेल्टा बीटा बाई बीटा और जो भी है, और जो डेरिवेटिव जो एप्लीकेबल होता है वो बहुत ही स्मॉल चेंज के लिए होता है। मैं इसको और फिर से लिखता हूँ, डेरिवेटिव जो अप्लाई होता है दैट इज फॉर द स्मॉल, मतलब हमारा अगर यहाँ पे करेंगे डेल्टा बीटा बाई बीटा इक्वल टू डेल्टा डी बाई डी माइनस डेल्टा डी बाई डी, ये जो होता है ये दिस फॉर्मूला, और दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ए स्मॉल चेंज। लेकिन यहाँ पे जो डी बढ़ा है
ये स्मॉल चेंज नहीं है। डी इनिशियली था 0.2 लेकिन वो हो गया 0.4, तो टोटल कितना गुना बढ़ा है। यहाँ पे वो टोटल अगर परसेंट के हिसाब से देखा जाएगा तो ये टोटल पूरा 100% बढ़ा है, 100% बढ़ा है। नाउ 100% इज़ नॉट ए स्मॉल चेंज, तो इसीलिए ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते। अगर चेंज स्मॉल होता तो इसके लिए ये वाला करके हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है अगर ये डेल्टा बीटा बाई डेल्टा डी करेंगे, डेल्टा बीटा बाई डेल्टा डी करेंगे तो अल्टीमेटली ये हो गया ना डेरिवेटिव ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू डी, डेरिवेटिव ऑफ बीटा विथ रिस्पेक्ट टू डी, व्हिच इज एक्चुअली डेरिवेटिव मतलब चेंज। नाउ ये चेंज ये होता है स्मॉल चेंज इन बीटा, ये होता है स्मॉल चेंज इन डी। तो अगर स्मॉल चेंज होगा तो ये एप्लीकेबल होगा, ऐसे करके निकाल सकते हैं। लेकिन अगर चेंज थोड़ा कंपेरेबल साइज का होगा उस केस में हम ये सब नहीं कर सकते। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। इसीलिए मैंने बोला स्टार्टिंग में बोला था दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ इफ एल एंड पी present the angular momentum and linear momentum respectively of a particle of mass m having position vector r equal to a cos omega t plus j sin omega t, then the direction of the force is dash। इसमें लिखा है ओमेगा गिवन है, मतलब ओमेगा लिखा है, गिवन में ओमेगा लिखा है, ओमेगा लिखा है मतलब ये वाला जो मोशन कर रहा है, ये जो इक्वेशन लिखा है, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट एस एच एम। दिस ये एस एच एम का इक्वेशन होता है। एस एच एम में जनरल इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इस फॉर्म में होता है, जनरल इक्वेशन इस फॉर्म में होता है। आर वेक्टर इक्वल टू आइदर ये आर वेक्टर इक्वल टू सिर्फ ए कॉस ओमेगा टी होगा या ए साइन ओमेगा टी होगा, या दोनों का प्लस होगा, किस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा क्या है, एल एंड पी रिप्रेजेंट द एंगुलर मोमेंटम एंड द लिनियर मोमेंटम रिस्पेक्टिवली ऑफ पार्टिकल मास एम। देन पूछा डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा, ये हमको पूछा है। नाउ हमको पता है जो एक्सेलेरेशन होता है, एक्सेलेरेशन ये होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। इसका मतलब एक्सेलेरेशन ये वाई वेक्टर, वाई मतलब यहाँ पे ओके, यहाँ पे वाई डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे वाई की जगह लिख लेंगे, तो एक्सेलेरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। इसका मतलब एक्सेलेरेशन इज इन्वर्सली टू माइनस आर वेक्टर, सॉरी इन्वर्सली नहीं, ऑपोजिट माइनस है, मतलब आर का वेक्टर, आर वेक्टर जिस डायरेक्शन में होगा ए वेक्टर उसके ऑपोजिट में होगा। तो अगर आर का वैल्यू है, अगर आर है राइट की तरफ, अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है राइट की तरफ, तो ए एक्सेलरेशन होगा लेफ्ट की तरफ, अगर एक्सेलरेशन लेफ्ट की तरफ तो फोर्स भी होगा लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो हमें पूछा क्या है, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज डैश, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी ऑपोजिट टू आर। इट्स ए वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन अगर तुमको ये इक्वेशन एस एच एम को रिप्रेजेंट करता है, अगर ये तुमको ये नहीं पता है तो तुमको ये भी नहीं पता होगा, तो ये तुम नहीं, मतलब उस टाइम में तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा। तो इसीलिए हर जो तुम जो पढ़ते हो ना, तो उसका जो जनरल इक्वेशन होता है उसको याद रखना है ना। इस यहाँ पे मुझे कैसे पता चला कि ये कहीं जनरल इक्वेशन एस एच एम है, क्योंकि एस एच एम में एस एच एम का जो जनरल इक्वेशन होता है वो कॉस में होता है, साइन में होता है, ये ऐसे दोनों मिला के होता है। तो इसलिए उससे मतलब मुझे पता चल गया कि एस एच एम का इक्वेशन है। तो अगर एस एच एम का इक्वेशन है तो ये भी वैलिड होगा, ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, उससे ही मैंने कर लिया तो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम द क्वांटिटी representing the ratio of the electric flux and the magnetic flux has the dimension of ये given है, then the value of Q and R is dash। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को सपोज इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखता हूँ मैं फाई ई, रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स, सपोज इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिखता हूँ फाई ई, मैग्नेटिक फ्लक्स को मैं लिखता हूँ फाई बी, दोनों का रेशियो ऐसे होगा ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जनरली मैं ऐसे लिखता हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैं लिख सकता हूँ ई ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर, बाई मैग्नेटिक फ्लक्स को मैं लिख सकता हूँ बी ए। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला में, क्योंकि हमको यहाँ पे एक्चुअली फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा, ये भी हो जाएगा बी ए कॉस थीटा ना। हमको यहाँ पे यूनिट डायमेंशन निकालना है, कॉस थीटा का तो कोई कॉस थीटा डायमेंशन नहीं होता, यहाँ पे भी कॉस डायमेंशन नहीं होगा। थीटा का वैल्यू तो ऑब्वियसली अलग अलग हो सकता है, लेकिन थीटा डजंट मैटर क्योंकि कॉस डायमेंशन नहीं है, कॉस थीटा इसके भी डायमेंशन नहीं है, तो यहाँ पे ए कैंसिल होगा तो बचेगा ई बाई बी। हमको ई बाई बी का निकालना डायमेंशन, तो ई बाई बी का जो डायमेंशन होगा वही होगा इसका डायमेंशन, क्योंकि उसने कहा है कि रेशियो का डायमेंशन ये है, रेशियो का ना। ई बाई बी होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट का क्या डायमेंशन होता है,
एल टी माइनस वन, और यहाँ पे एम होता है 0, एल टी माइनस वन। तो अगर हम कंपेयर करेंगे एम का वैल्यू 0, एम का जो पावर 0, एल का पावर 1, टी के पावर माइनस 1, तो यहाँ पे एम का 0 हो गया। तो यहाँ पे किसका डायमेंशन पूछा है, यहाँ पे सिर्फ एल एंड टी का पूछा है। एल टी, एल का क्यू, टी का आर, तो क्यू हो गया 1, टी हो गया -1, तो 1 - 1 ये होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लग रहा है। कंडक्टर वायर ए बी सी डी ई, एक पूरा वायर है, उसको इस शेप में रखा गया है। विथ ईच आर्म 10 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1/√2 टेस्ला। ओके, जो फील्ड है 1/√2 टेस्ला यहाँ पे लिखा भी है। परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ऑब्वियसली क्रॉस का साइन दिया होता है, क्रॉस का मतलब वो प्लेन को परपेंडिकुलर, डॉट मतलब प्लेन को ऊपर, मतलब वर्टिकली प्लेन के ऊपर, लेकिन क्रॉस मतलब प्लेन के टूवर्ड इनटू द प्लेन। व्हेन कंडक्टर इज पुल्ड टुवर्ड्स राइट, अगर हम एक कंडक्टर को राइट की तरफ पुल करेंगे विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द पॉइंट ए एंड ई विल बी डैश। तो अगर वो कंडक्टर को, हम एक कंडक्टर को, व्हेन कंडक्टर इज पुल्ड टुवर्ड्स राइट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, देन पूछा है ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। तो ये मोशनल ईएमएफ का क्वेश्चन है, मोशनल ईएमएफ का क्वेश्चन है ना। मोशनल ईएमएफ क्या करता है, हमको पता है कि अगर मोशनल ईएमएफ क्या होता है, हमको पता है कि अगर एक चार्ज, अगर चार्ज लेता हूँ, अगर चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा, अगर किसी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा, तो उस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगता है। और अगर एक चार्ज को हम फील्ड के अंदर रख देंगे, फील्ड के अंदर उसको छोड़ देंगे, तो चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगा, जिस फोर्स का वैल्यू होता है F = Q V क्रॉस P, और यहाँ पे बस वैल्यू लिखते हैं Q V P, फोर्स। ना वो फोर्स की वजह से क्या होता है, फोर्स की वजह से क्या होता है ना, चार्ज मूव करेगा ना। इस केस में जो कंडक्टर है, इस केस में जो कंडक्टर है, ये जो कंडक्टर को हम पुल कर रहे हैं ना, वो कंडक्टर में क्या करेगा ना, चार्ज मूव करेगा, एंड चार्ज मूव करके वो एक एक साइड में आ जाएगा। अगर ये कंडक्टर है ना, ड्यू टू द मोशन ऑफ द चार्ज, ड्यू टू मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सपोज इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ गए, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ गए, इसका मतलब इस तरफ हो जाएगा प्लस, तो इस तरफ, तो इट मीन्स यहाँ पे प्लस चार्ज अक्यूमुलेट हो गए, यहाँ पे माइनस चार्ज अक्यूमुलेट हो गए, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा ना। ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस हमारा ईएमएफ क्रिएट होगा। ठीक है, तो वो उसका क्वेश्चन है। तो मोशनल ईएमएफ मतलब कितना ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ मतलब जब एक कंडक्टर को मूव करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है ना, एक फील्ड क्रिएट होता है, उसमें एक ईएमएफ क्रिएट होता है ना। वो ईएमएफ का वैल्यू होता है BVL, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी यानी द लेंथ। ठीक है, तो ये हमारा गिवन है। तो B तो गिवन है, V भी गिवन है, B गिवन है 1/√2, V है 10 cm पर सेकंड, cm को कन्वर्ट करेंगे मीटर पे, लेंथ, लेंथ मतलब यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लेंथ है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ना ये कैपेसिटर का क्वेश्चन है। 4 capacitors, each of capacitance 16 microfarad are connected as shown in the figure. Then find the capacitance between A and B. तो A and B के बीच ये पूछा है कितना होगा capacitance. Now इसको हम सॉल्व करेंगे by the method of potential. पोटेंशियल मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। अगर ये वाला पॉइंट A है तो ये भी A होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच कोई कैपेसिटर नहीं है। अगर दोनों पॉइंट के बीच कोई कैपेसिटर नहीं है तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। अगर ये A है तो ये भी A होगा। नाउ अगर ये है, ये भी A होगा, क्योंकि अगर यहाँ से यहाँ तक कोई कुछ कैपेसिटर नहीं है, ये भी A होगा। सिमिलरली अगर ये वाला B पॉइंट है तो ये भी हो जाएगा B। नाउ ये भी हो जाएगा B, ये पॉइंट भी B, और कहाँ पे होगा, हाँ यहाँ पे भी आके इस पॉइंट पे भी हो जाएगा B। ठीक है, तो ये जो कैपेसिटर है ये A एंड B के बीच कनेक्टेड है, तो हम इसको लेते हैं A, इसको लेते हैं B। तो एक वायर ऐसे लेते हैं, ऐसे करते हैं। पहला ये जो कैपेसिटर ये कनेक्टेड है बिटवीन A एंड B, तो A एंड B ऐसे। नाउ ये भी कैपेसिटर A एंड B के बीच कनेक्टेड है, तो ऐसे आ गया। ये कैपेसिटर ऑल्सो A एंड B, यहाँ से ये कैपेसिटर ऑल्सो A एंड B के बीच कनेक्टेड है।
ठीक है, तो हमारा 4 कैपेसिटर कनेक्ट हो गए पैरेलल में ना। पैरेलल में नेट कितना होता है कैपेसिटेंस, नेट होता है, नेट कैपेसिटी निकालने के लिए पैरेलल में आर कर लेते हैं, जो कि उल्टा होता है इन केस ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसका टोटल हो जाएगा 4C। ओके, 4 इंटू ईच का दिया है 16 माइक्रोफारड, तो 4 इंटू 16 माइक्रोफारड, तो 64 माइक्रोफारड, ये होगा इसका टोटल। नहीं, जो पोटेंशियल मेथड वाला जैसे हमने किया, इसको ध्यान से करना है, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट, ए सर्कुलर रिंग एंड ए सॉलिड स्फीयर हैविंग सेम रेडियस roll down on an inclined plane from rest without slipping. The ratio of their velocities when reached at the bottom of the plane is x by 5 root, where x is dash. Obviously ये रोटेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है ए सर्कुलर रिंग एंड ए सॉलिड स्फीयर हैविंग सेम रेडियस। तो एक रिंग दिया है, एंड एक स्फीयर दिया है, स्फीयर इसका थोड़ा ये वाला सपोज स्फीयर है। तो रिंग का सपोज रेडियस है r, और दोनों का रेडियस सेम दिया है, मैंने अलग अलग कर दिया। तो अगर ये एक दिया है, रिंग दिया है, ये इसका सपोज रेडियस है r, यानी ये दिया है स्फीयर, इसका भी सपोज रेडियस है r, दोनों का r सेम है। नाउ दे रोल डाउन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, तो अगर ऐसे इंक्लाइन प्लेन है, दोनों से रोल करते हुए आ रहे, तो फ्रॉम रेस्ट, यहाँ पे इनिशियली वो रेस्ट में थे, दोनों रेस्ट में थे, विदाउट स्लिपिंग मतलब प्रॉपर रोलिंग हो रहा है, प्रॉपर रोल करके बाहर है। द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज व्हेन रीच्ड एट द बॉटम ऑफ द प्लेन इज डैश। तो इस पॉइंट पे जब वो आएंगे, तो इस पॉइंट पे उनका वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, रिंग का निकालेंगे वेलोसिटी, इसका भी निकालेंगे वेलोसिटी, दोनों का क्या होगा वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा वो निकालेंगे। नाउ यहाँ पे जब वो किसी भी से, यहाँ पे जब वो रोल कर रहे हैं ना, इनका दो तरह का मोशन हो रहा है। एक तो वो सीधा जा रहे, सीधा मतलब ऐसे लीनियर मोशन कर रहे हैं, एंड ऑल्सो वो रोटेशन भी करते हुए आ रहे हैं। तो सीधा जा रहे मतलब वो लीनियर मोशन हो रहा है, तो उनका जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा वो होगा हाफ mv² ड्यू टू लीनियर मोशन प्लस हाफ I ω² ड्यू टू रोटेशनल मोशन। हाफ mv² ड्यू टू रोटेशनल मोशन, हाफ mv² ड्यू टू ये वाला ड्यू टू लीनियर मोशन, प्लस ये वाला ड्यू टू रोटेशन मोशन। ठीक है, तो इसको हम एक सिंगल फॉर्म में इसको लाने के लिए ट्राई करते हैं ना। हाफ mv² प्लस I, हाफ I ना, I को हम लिख सकते हैं mk²। a मतलब ये जो टोटल मास, एंड k होता है रेडियस ऑफ गायरेशन, ओके, प्लस ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ v² बाई r²। ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ v² बाई r²। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, इसमें से मैं हाफ mv² कॉमन लेता हूँ, हाफ mv² में कॉमन लूँगा, तो ब्रैकेट में रहेगा 1 प्लस क्या आएगा, यहाँ पे r भी रहेगा, भी कॉमन ले लिया मैंने, 1 प्लस k² बाई r² आ रहा है, 1 प्लस k² बाई r², ये हो गया उसका काइनेटिक एनर्जी। नाउ अब हम क्या करेंगे, दोनों का जो काइनेटिक एनर्जी है, दोनों का हमने जो निकाला है काइनेटिक एनर्जी, इसको हम दोनों के लिए अप्लाई करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, दोनों केस के लिए, दोनों के लिए क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके। नाउ काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², 1 प्लस k² बाई r²। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है उनका जो वेलोसिटी का रेशियो, हमको वो निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम रिंग का तो पता है, रिंग का जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया I ऑफ रिंग, ये कितना होता है, ये होता है mr²। स्पीयर का कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्पीयर का ये होता है 2/5 mr²। ठीक है, तो हमको दोनों का वेलोसिटी का रेशियो निकालने के लिए, हम क्या करेंगे, एंड वो स्टार्टिंग से क्या कर रहे हैं, वो इनिशियली क्या थे, इनिशियली वो रेस्ट में थे, तो इनिशियल रेस्ट में थे, वो फाइनल में निकालने। तो हम क्या करेंगे ना, इसका रिंग का ना, यहाँ पे
अगर हम एम आर स्क्वायर को हम इक्वल कर देंगे एम के स्क्वायर के साथ, तो यहाँ पे के का वैल्यू कितना आ रहा है आर, यहाँ पे के का वैल्यू कितना आ रहा है, इसको भी इक्वल कर देंगे एम के स्क्वायर के साथ, यहाँ पे भी के का वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ पे के का वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे एम कटेगा तो यहाँ पे के का वैल्यू आ जाएगा और के स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, जो भी करना है कर सकते हैं, 2/5 का रूट इंटू आर, ये हो गया के का वैल्यू। तो यहाँ पे के का वैल्यू मिल गया, यहाँ पे के का वैल्यू मिल गया, तो हम क्या करेंगे, दोनों का रेशियो निकालेंगे। तो सिंपली ये पहला वाला इसके ये इक्वेशन लिखो फॉर दी रिंग, देन सेकेंड इक्वेशन लिखो फॉर दी क्या स्पीयर, देन दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करके यहाँ पे भी को एक साइड कर लो, देन ये आंसर आ जाएगा। ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 49. Two slabs with square cross section of different material 1, 2 with equal sides L and thickness D1 D2 such that D2 equal to 2D1 and L greater than D2. Considering the lower edges of these slabs are fixed to the floor, we apply equal shearing force on the narrow faces. shearing force जो कि पैरेलल लगता है, अगर ये एक बॉडी है, ये भी एक बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे से एक फोर्स लग रहा है, यहाँ पे से फोर्स लग रहा है, दोनों में इक्वल फोर्स लग रहा है। शेयरिंग फोर्स से क्या होता है ना, वो ऐसे फोर्स लगता है एंड ये बॉडी ऐसे डिफॉर्म करता है, मतलब ये जो बॉडी है फॉर एग्जांपल शेयरिंग फोर्स लग रहा है ना, तो ये बॉडी कुछ ऐसे हो जाएगा, यानी जो लोअर वाला फेस ये तो फिक्स है, तो इनिशियली फेस हमारा कुछ ऐसे था, अगर इनिशियली देखेंगे इनिशियली जो फेस था कुछ ऐसे था, देन ये फेस ऐसे डिफॉर्म हो गया, इनिशियल यहाँ पे था, इनिशियल फेस यहाँ पे था एंड ये डिफॉर्म हो गया, ठीक है। तो निकालना क्या है, द एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन, ये है हमारा एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन थीटा, द एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन 2 थीटा इक्वल टू 2d1। नाउ इफ द शियर मॉडुली ऑफ मटेरियल, शियर मॉडुलस ऑफ जो इलास्टिसिटी होता है वो इज 4 × 10⁹, देन द शियर मॉडुली ऑफ द मटेरियल 2 इज x इंटू इतना, देन फाइंड द x। ओके, डायरेक्टली वो शियर मॉडुलस का क्वेश्चन है ना। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो यहाँ पे अगर मैं जो शियर मॉडुलस उसको मैं सिंबल में लिखता हूँ, सपोज क्या लिखूँ, सपोज मैं इसको के तो लिखा होता है, सपोज एनी सिंबल, शियर मॉडुलस को मैं लिख लेता हूँ एस, या इस ऐसे लिख देता हूँ। इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ में ओरिजिनल लेंथ ना। इस केस में लेकिन चेंज कितना हो रहा है, इस केस में इनिशियली वो ऐसे था, इनिशियली जिस तरह मैं इसको कर रहा हूँ ऐसे था, लेकिन फाइनली वो ऐसे हो गया। तो उसका एक्चुअली चेंज कितना हुआ है, एक्चुअली चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगल कितना हुआ है, ठीक है। तो ये उसका चेंज है ना। ये चेंज क्या होगा, ये चेंज होगा हमारा जो थीटा हो जाएगा, थीटा इक्वल टू, हमको पता है थीटा इक्वल टू, अगर हम इसको L/R का फॉर्मूला लगेंगे, अगर ये थीटा ये हो रहा है एक आर्क जैसा फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, तो थीटा इक्वल हम लिख लेंगे L/R, थीटा का वैल्यू, थीटा इक्वल हम क्या लिखेंगे L/R। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो और जो थीटा इक्वल टू L/R, यहाँ पे थीटा इक्वल टू L/R पुट कर देंगे, ठीक है। पुट करके यहाँ से क्या करेंगे, या डायरेक्टली यहाँ पे थीटा का तो वैल्यू गिवन है, तो थीटा इक्वल टू L/R की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम क्या करेंगे डायरेक्टली थीटा ही पुट करते हैं, डायरेक्टली हम क्या करेंगे थीटा ही पुट करते हैं। जो चेंज इन उसका जो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ये स्ट्रेन को हम डायरेक्टली हम थीटा लिख लेते हैं, A बाई थीटा। ना ये फॉर्मूला हम दोनों केस के लिए अप्लाई करेंगे। ना यहाँ पे क्या क्या गिवन है, ओके। फोर्स पर एरिया, ना यहाँ पे एरिया कितना होगा, इस केस में एरिया कितना होगा, हम जो एरिया लेते हैं इस केस में ये ऊपर वाला एरिया होगा, क्योंकि हमारा जो फोर्स लग रहा है वो इस एरिया के ऊपर लग रहा है। तो दोनों का हम एरिया निकाल देंगे, दोनों के लिए सिग्मा, जो ये वाला फॉर्मूला दोनों के लिए लिखना है F/A थीटा। ना ये वाला फॉर्मूला हम क्या करेंगे ना, दोनों के लिए लिखेंगे, सिग्मा 1 लिखेंगे, सिग्मा 2 के लिए लिखेंगे ना। फॉर बोथ दी केसेस F तो कांस्टेंट है। नाउ अब हम क्या करेंगे, दोनों का एरिया निकालेंगे, देन थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करके इसमें से सिग्मा, देन इसको सॉल्व करेंगे, देन हमारा आंसर आएगा। थोड़ा लेंथी है लेकिन ये उसका प्रोसेस है, डायरेक्टली वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज magnified by -1/3 is 30 सेंटीमीटर. डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज, मतलब u बाई v अगर देखेंगे, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस v है इमेज डिस्टेंस है 30. ओके, यहाँ पे और क्या गिवन है, मैग्नीफाइड बाय -1/3, तो मैग्निफिकेशन कितना दिया है -1/3. तो फोकल लेंथ तो मिरर गिवन है x/4. ये बहुत इजी क्वेश्चन है. तो हम क्या करेंगे, ये मिरर का क्वेश्चन है, फोकल लेंथ द मिरर. मिरर के केस में हमको पता है एम इक्वल अगर -1/3 है, मैग्निफिकेशन का जनरल फॉर्मूला क्या है -v/u. तो इसमें से माइनस माइनस कटेगा तो v कितना हो जाएगा, v का वैल्यू हो जाएगा u/3. ये होगा v का वैल्यू. तो यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ द मिरर है x/4, ऑब्वियसली हमको x का वैल्यू निकालना है, यानी u/v गिवन है 30 सेंटीमीटर. तो अगर ये v हमको मिल गया, अगर हमको v मिल गया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, v का वैल्यू पुट कर देंगे. v का वैल्यू पुट करके हमको u का वैल्यू मिल जाएगा. तो हमको u मिल जाएगा, v भी मिल जाएगा. देन अप्लाई 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f. तो ये डायरेक्टली आ जाएगा, u मिल जाएगा, v मिल जाएगा, देन f ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा. इसको जो सॉल्व करेंगे उसको x/4 की टर्म्स में लाएंगे, लाइक इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो ऑब्वियसली ये जो मैंने पूरा जो सॉल्व किया है, इसमें मेनली मैंने प्रोसेस के ऊपर फोकस किया है. ज़्यादा पूरा जो डेरिवेशन है उसका ज़्यादा इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया है. तुम खुद ट्राई करो, सॉल्व करो एंड सॉल्व करके आंसर निकालो. लेकिन इसका प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस के ऊपर ध्यान दो. एंड तुम खुद भी देख सकते हो, हमने जो 25 क्वेश्चन सॉल्व किया, ऑलमोस्ट ऑल दी क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन का जो फॉर्मूलाज था, कॉन्सेप्ट था, वो हमारा एनसीईआरटी में था. मतलब तुम वो एनसीईआरटी में ही पढ़ रहे हो. तो ऐसे कुछ तुमको जेईई के लिए एक्स्ट्रा कोई प्रिपरेशन मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है कि बहुत ही टफ क्वेश्चन करेंगे तो जाके हमारा जेईई में ठीक ठाक हो जाएगा या पूरा फुल स्कोर आएगा, अच्छा होगा. नहीं, एडवांस के लिए ऑब्वियसली वो रिक्वायरमेंट है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखो, फॉर्मूला डेफिनेटली याद रखो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला से हो जाएगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत सारा न्यूमेरिकल्स करो, अगर तुम बहुत सारा न्यूमेरिकल्स भी कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होता रहेगा. तो अगर तुम सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो, कॉन्सेप्ट तुमको आ रहा है, मतलब कॉन्सेप्ट तुमको पता है, लेकिन तुमने न्यूमेरिकल नहीं किया है, देन देयर इज़ नो गारंटी कि तुम क्वेश्चन कर सकते हो. तो इसलिए ये जो लर्निंग का प्रोसेस है ये दो तरीके से काम करता है. दो तरीके से मतलब ये बोथ वे काम करता है. तो तुम लोग कॉन्सेप्ट सीख के क्वेश्चन करोगे, ऑल्सो एट द सेम टाइम क्वेश्चन करके कॉन्सेप्ट को सीखोगे. मतलब जितना ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कुछ क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन करके भी जो तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको तुम और अच्छी तरह से समझ पाओगे, और मतलब डिफरेंट डायमेंशन, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उसको तुम समझ पाओगे. इसलिए न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो न्यूमेरिकल्स को ठीक तरह से करो, क्वेश्चन को थोड़ा मतलब फील करके करो, क्यों क्या लिखा है, क्या गिवन है, डेटा क्या क्या है, पूरा करके करो, ऑटोमेटिकली हो जाएगा. एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो. एंड अगर जितना ही मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन तुमको उसका पूरा प्रोसेस सॉल्व करना है, आंसर नहीं निकल रहा है, तो कमेंट में लिखो, मैं डायरेक्टली उसका सॉल्यूशन कर दूंगा एंड उसको पूरा करूंगा. ठीक है, क्या हुआ क्या नहीं पूरा करूंगा. ठीक है, थैंक यू.